We're heading up to the Grand Line. A treacherous stretch of ocean. Pirate. ये कहानी एक लूफी नाम की लड़का की है। बहुत बड़े खजाना ढूंढने के लिए समंदर में निकल जाता है। खजाने का नाम वन पीस है। कहानी के स्टार्ट में हम एक गांव को देखते हैं। ये गांव दरअसल लुटेरों की है। इस गांव में सबसे बड़ा पायलट होता है, आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। समुद्री आदमी का जो हेड होता है, आज वो पायलट को सजा देने वाला है। वो पायलट को सभी के सामने लाया जाता है, सभी के सामने इसको सजा देने वाला है ताकि आज से कोई पायलट बनना ना चाहे। ये पायलट जो था दुनिया के सबसे खतरनाक पायलट था। ये अपने जिंदगी में बहुत सारा खजाना चोरी करके छुपा रखा है। ये पायलट सभी को बताते हैं कि हम समंदर में बहुत सारा खजाने को छुपा करके रखे हुए हैं। इसी वजह से हम चाहते हैं कि आप लोग समंदर में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ करके दिखाओ। ये सुन करके सारे लोग खुश हो जाते हैं और ये सभी के अंदर खजाने ढूंढने का बेचैनी छा जाता है। और जब मरीन के पायलट ये देखता है, वो पायलट को फौरन मारने का ऑर्डर देता है। 2 सिपाही फौरन उसे मार देता है। वो पायलट की फौरन वहीं पे मौत हो जाता है। यहाँ पे जितने सारे आदमी आया हुआ था फौरन यहाँ से जाने लगता है वो खजाने को ढूंढने के लिए। मरीन हेड को ये देख करके बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि इसका जो प्लान था वो उल्टा हो गया। क्योंकि ये चाहता था दुनिया में जितना सारा पायलट है सभी का खात्मा हो जाए। उसके बाद 22 साल बाद की कहानी दिखाया जाता है। नाव में लूफी नाम के लड़के को देखते हैं। लूफी भी उस खजाने को ढूंढने के लिए जा रहा था। लूफी समंदर का सबसे बड़ा पायलट बनना चाहता है। किसी भी हालत में खजाने को ये ढूंढना चाहता है। ये अपने सफर पे बहुत ही आगे आ चुका है, लेकिन ये जो बोट पे बैठा हुआ था उसमें पानी भरने लगता है। इससे पहले ये डूब न जाए एक ड्रम में जा करके बैठ जाता है। उसका बोट पानी में डूब जाता है, लेकिन वो जो ड्रम में बैठा था वो नहीं डूबता, वो तैरने लगता है। उसका ड्रम तैरते तैरते 2 जहाजों के बीच चला जाता है। इन दोनों जहाजों के बीच दरअसल जंग चल रहा था। ये बड़े शिप का कैप्टन एक औरत होती है। इनके पे बहुत सारा इनाम रखा हुआ था। ये एक क्रिमिनल थी और फिर वो सब मिल करके दूसरे जहाजों के लोगों पे हमला कर देती है। एक एक करके सभी को बंदी बना लेती है, सभी को अपने शिप में ले आती है। ये लोग उस ड्रम को भी उठा करके अपने शिप में ले आता है जिसमें लूफी था। और जैसे ही रात होता है लूफी उस ड्रम से बाहर आता है। उसे एक लड़का देख लेता है। वो देख करके डर जाता है। इससे पहले चिल्लाता, लूफी उसके फौरन मुंह को बंद कर देता है और उससे कहता है डरो मत, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लूफी अपने बारे में वो लड़के को बताता है कि मैं एक पायलट हूँ। वो लड़का जो था वो कैदी था। और यहाँ से हम लूफी के बचपन के सीन देखते हैं, जो कि लूफी बचपन से ही पायलट बनना चाहता है। लूफी को पायलट का एक ग्रुप बहुत ही अच्छा लगता था। ये ग्रुप का जो पायलट था लूफी सिर्फ इसे ही अपना मसीहा समझता था। जब पायलट अपने ग्रुप के साथ वापिस आता है, लूफी कहता है आप मुझे भी अब आप अपने टीम में शामिल कर लीजिए। वो पायलट बताता है लूफी अभी तुम बहुत ही छोटे हो, पायलट बनना इतना आसान नहीं है। ये सुन करके लूफी को गुस्सा आ जाता है। शिप के सबसे ऊपर चढ़ जाता है। एक नाइफ ले करके सभी का ध्यान अपने तरफ करता है। वो नाइफ अपने फेस पे घुसा करके सभी को दिखाता है कि देखो अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैं पायलट बनना चाहता हूँ। कहानी फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। लूफी दरअसल वो कैदी लड़के को बता रहा था। वो कैदी लड़का लूफी से कहता है कि तुम पायलट ही क्यों बनना चाहते हो, पायलट तो उतना खास नहीं है। लूफी कहता है नहीं नहीं, पायलट बनना तो बहुत ही अच्छा है, तुम अपने दोस्तों के साथ समंदर में सैर कर सकते हो। पायलट को कोई कुछ भी नहीं कहता, पायलट आजाद होता है। देखो मैं पायलट बनके कितना खुश हूँ। वो कैदी लड़का बोलता है कि मैं भी आजाद होना चाहता हूँ, लेकिन इस शिप का जो कैप्टन है वो मुझे यहाँ कैद करके रखा हुआ है और वो मुझे आजाद नहीं होने देंगे। ये शिप में सभी सो रहे होते हैं। वो कैदी लड़का लूफी को ऊपर ले जाता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। जब लूफी जा रहा था तो उसके आहट से सभी को पता चल जाता है। सभी नींद से उठ जाता है। इस शिप का कैप्टन भी वहाँ पे आ जाती है। ये कैप्टन को ऐसा लगती है कि ये कैदी लड़का भी यहाँ से भाग रहा है, मुझे दरअसल धोखा दे रहा है। इसी वजह से वो उस पे हमला कर देती है। जैसे ही कैप्टन वो कैदी लड़का को मारती है, लूफी उसे बचा लेता है फौरन और एक एक करके लूफी इस कैप्टन के सभी साथियों को मारने लगता है। यहाँ तक कैप्टन के साथ लूफी पे गोली भी चलाता है, लेकिन लूफी को गोली का भी कुछ असर नहीं होता। ये देख करके कैप्टन को बहुत ही गुस्सा आ जाती है। वो अपना हथियार ले करके लूफी को सीधे मारती है। लूफी अपने जिस्म को पूरे रबर जैसे नमड़ा लेता है और ऐसा ही उसके वार से बार बार बच जाता है। ये देख करके कैप्टन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि ये अपने जिस्म को इतना लचकदार कैसे बना लेता है।
और लूफी अपना हाथ को लंबा करके दूसरे शिप की तरफ चला जाता है। तभी कैप्टन भी वहाँ पे आ जाती है और फिर से ये लूफी पे हमला करती है। लूफी इस बार छुप जाता है जिससे कि कैप्टन का वार सीधे वो शिप के हैंडल पे लगता है। शिप में फौरन आग पकड़ लेता है। ये देख करके कैप्टन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। कैप्टन कैदी लड़के पे गुस्सा होती है। कैप्टन उस कैदी लड़के को बहुत ही कस के मारती है। फौरन उसके बीच में लूफी आ जाता है। हैरानी कर देने वाली बात, लूफी के सर पे लगता है लेकिन लूफी को कुछ भी नहीं होता। उसके बाद लूफी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। ये एक अलग ही अंदाज में एक बड़ा सा मौत का मुक्का बनाता है और सीधा वो मुक्का से कैप्टन को मारता है। कैप्टन सीधे दूर जाके गिरती है और उसका काम तमाम हो जाता है। इस जहाज पे जितने सारे आदमी होते हैं, लूफी का ऐसा ताकत देख करके सभी डर जाते हैं। फौरन हार मान लेता है। उसके बाद लूफी कैदी लड़के के साथ चला जाता है। उसके बाद एक तलवारबाज को देखते हैं जो कि इसका काम होता है पायलट को पकड़ के सीधा मार देना। और तभी इनके पास एक आदमी आता है। दरअसल ये एक योद्धा होता है। तलवारबाज को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता है लेकिन तलवारबाज साफ साफ मना कर देता है। ना सुन करके उसे गुस्सा आ जाता है, इससे लड़ने लगता है। ये बहुत ही अच्छा तलवारबाज था, उससे लड़ने लगता है। ये तलवारबाज बहुत ही आसानी से उसे दो टुकड़े में काट करके उसे मार देता है। इस तरह से तलवारबाज ये लड़ाई जीत जाता है। और इधर हम लूफी और वही कैदी लड़के को देखते हैं जो कि वहाँ से एक नाव में निकल चुका है। इन दोनों का बहुत ही अच्छा दोस्ती हो चुका है। वो कैदी लड़का काफी हैरान था लूफी का ताकत देख करके। पूछता है, तुम्हें ये ताकत कहाँ से मिला? लूफी बताता है, जब वो कैप्टन मुझे पायलट बनने से मना कर दिया था तो मैं एक फ्रूट खा लिया था, तभी से ये ताकत मुझे मिला। जब वो पायलट मेरा हाथ पकड़ा, मेरा हाथ लचकदार बन गया और तभी से मुझे पता है कि ये ताकत मेरे पास है। तब वो कैदी लड़का लूफी से पूछता कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं? लूफी बताता है, हम वहीं जा रहे हैं ग्रीन लाइट, जहाँ पे बड़े कैप्टन का खजाना छुपा हुआ है। इनको ग्रीन लाइट जाने का रास्ता नहीं होता पता। कैदी लड़का बताता है, मेरा भी एक सपना है एक मरीन सोल्जर बनने का। लूफी बताता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम यहाँ से सीधा मरीन बेस पे चलते हैं, वहाँ पे हमें ग्रीन लाइन का नक्शा मिल जाएगा, तुम वहीं पे रुक जाना मरीन सोल्जर बनने के लिए। वो कैदी लड़का बोलता है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है, हम ऐसा ही करते हैं। और ये दोनों अपने सफर के लिए निकल जाता है। इसी समंदर में हम एक नामी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इनका हालत काफी खराब है। ये मरने वाली थी, ये काफी कमजोर थी। जब नामी अपनी आंखें खुलती है तो एक बड़ा सा बोर्ड देखती है। उस बोर्ड पे दो लड़का था जो कि नामी उससे मदद मांगती है। तभी नामी को पता चलती है कि ये तो पायलट है, इसी वजह से अपने नाव पे एक बॉक्सेस होता है, उसे छुपाने लगती है। ये देख करके दोनों कैप्टन लड़का नामी के बोर्ड में आ जाता है। उसे लगता है कि बॉक्स में कुछ खजाना है। जब वो कैप्टन लड़का वो बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होता। तभी नामी उस बोट को छोड़ करके उस शिप लेके वहाँ से भाग जाती है। ये सब ये लड़की नाटक की थी ताकि वो दोनों इसके बोर्ड में आए और ये उसका शिप लेके चला जाए। नामी भी मरीन बेस के पास आ चुकी है। इधर वो लूफी और कैदी लड़का एक जगह खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे वही तलवारबाज आ जाते हैं। तभी एक बच्ची उसके लिए खाना बना के लाती है। तभी यहाँ पे मरीन कैप्टन का बेटा आ जाता है। वो बच्ची के हाथ से खाना छीन करके नीचे गिरा देता है और अपने लातों से कुचल देता है। अब वो बच्ची को बहुत ही बुरा भला बोलता है। बच्ची बहुत ही मायूस हो जाती है। ये बात तलवारबाज को अच्छा नहीं लगता। इसी वजह से वो तलवारबाज मरीन कैप्टन के बेटे से कहता है कि तुम बच्ची से माफी मांगो। वो कहता है, क्या बोला? हा, ये बच्ची से माफी मांगो, ये कभी नहीं हो सकता। ये कह करके फौरन अपना तलवार निकाल लेता है और ये देख करके तलवारबाज को भी तलवार निकालना पड़ता है। एक ही दान में तलवारबाज उसे हरा देता है। ये देख करके वहाँ पे और भी लोग आते हैं तलवारबाज से लड़ने के लिए। सभी को एक एक करके तलवारबाज बहुत ही मारता है। तभी यहाँ पे वो लड़की नामी भी आ जाती है। एक सोल्जर को मार के सीधे वो जख्मी कर देती है। कैदी लड़का ये सब देख करके टेबल के नीचे छुपा हुआ होता है। लूफी इस लड़ाई को देख करके मजे ले रहा था। तलवारबाज सभी मरीन सोल्जर को मार दिया। वो बदतमीज लड़के के पास आता है। तलवारबाज उसे मारने वाला होता है। वो लड़का बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मैं कैप्टन का बेटा हूँ। कहता है कि तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। ये सुनकर के तलवारबाज कुछ देर के लिए उसे छोड़ देता है। उसको छोड़ करके वहाँ से वो तलवारबाज उनके डैड के पास आता है, मरीन कैप्टन के पास, अपना इनाम लेने के लिए, क्योंकि इसका ड्यूटी पायलट को मारने का था।
मरीन कैप्टन कहते हैं कि पहले तुम्हें इनाम देना होगा, जो कि 7 दिन तक मेरे पास कैद रहना होगा। वो तलवारबाज कहते हैं अगर तुमने ऐसा किया तो सबसे पहले मैं तुम्हारे बेटे को मारूंगा। ये सुनकर के मरीन कैप्टन का बेटा कहते हैं कि डैड ये क्या कर रहे हो आप, इसे पैसे दे दो। लेकिन उसका डैड उसे ही मार करके नीचे गिरा देता है। फिर वो तलवारबाज को कहते हैं कि तुम्हारे इन हरकतों की वजह से कोई भी तुम्हें इनाम नहीं देगा, चाहे तुम कितने भी पायलट को क्यों ना मार लो। कहते हैं कि सिर्फ तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मेरे पास तुम काम करो या तो फिर 7 दिनों के लिए मेरे पास कैद हो जाओ। तलवारबाज कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ 7 दिनों के लिए कैद हो जाऊंगा। उससे पकड़ करके कैद कर दिया जाता है। अगले दिन लूफी जहाँ पर आ जाता है क्योंकि इसे ग्रैंड लाइन का नक्शा चाहिए। लूफी बहुत ही छोटा रास्ता से बाहर आया था। वो देखता है तलवारबाज को जो बांधा हुआ है तो उसे आजाद कर देता है। जो रास्ते से आया था फिर वहीं से वो वापस चला जाता है। के बाद नामी मरीन ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन करके वो अंदर चली जाती है। ये भी यहाँ पे ग्रीन लाइन का नक्शा चुराने के लिए आई हुई है। जब वो नक्शे को ढूंढ रही थी तभी वहाँ पे मरीन 2 ऑफिसर आ जाती है। उससे पहचान जाती है कि नामी कोई मरीन ऑफिसर नहीं है, ये सिर्फ वर्दी पहनी हुई है। इसी वजह से नामी पे हमला कर देती है। इतनी देर में वहाँ पे छत तोड़ करके लूफी भी आ जाता है। दोनों को भी यहाँ पे पता चल गया था कि हम दोनों यहाँ पे ग्रीन लाइन का नक्शा चोरी करने के लिए आए हुए हैं। उसके बाद लूफी मरीन कैप्टन का ऑफिस जाने लगती है। ग्रैंड लाइन का जो नक्शा था वो वहीं पे रखा हुआ था। दोनों यहाँ से जाने लगती है। तभी इनके सामने में मरीन कैप्टन आ जाता है। इन नामी ने मरीन ऑफिसर का कपड़े पहन रखी थी, इसी वजह से वो समझता है कि ये कोई ऑफिसर है। नामी बताती है दरअसल अभी मैं ये कैदी को कैद किया हूँ, तो मैं इसे ही जेल में डालने के लिए जा रही हूँ। और यहाँ से वो कैप्टन चला जाता है और इस तरह से नामी लूफी का जान बचा लेता है। नामी ने मरीन ऑफिसर का जेब भी काट ली थी। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये बहुत ही समझदार है। ये दोनों ऑफिस सीधा घुस जाती है और ये दोनों ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने लगती है। जब मरीन कैप्टन सोल्जर के पास आता है वो देखता है कि सारा सोल्जर जख्मी है, तो वो मरीन सोल्जर बताता है वो लाल बाल वाली लेडीज वो कोई मरीन सोल्जर नहीं है, वो दरअसल घुस गया है। ये सोल्जर को याद आता है कि वो मेरे ऑफिस की तरफ जा रही थी, इनके पास इनका चाबी भी नहीं होता। इसी वजह से ये यहाँ पे इमरजेंसी अलार्म बजा देती है। और इधर नामी और लूफी को वो ग्रीन लाइन का नक्शा मिल जाता है। वो नक्शा जिसमें रखा हुआ था वो दरअसल लॉक था और वो कैप्टन भी वहाँ पे आ जाता है। लूफी अपना हाथ को लंबा करके उस तिजोरी को ले करके सीधा बाहर आ जाता है दोनों। तभी यहाँ पे सारे मरीन ऑफिसर आ करके इन लोग को चारों तरफ से घेर लेता है, लेकिन दोनों यहाँ पे बहुत ही बहादुरी से सारे सोल्जर का सामना करती है। तभी यहाँ पे तलवारबाज भी आ जाता है। तलवारबाज बहुत से सोल्जर को मार देता है और तीनों मिल करके सभी को हरा देता। ये तीनों यहाँ पे खड़ा ही था तभी यहाँ पे मरीन कैप्टन आ जाता है। तभी वो कैप्टन इन तीनों पे हमला कर देता है। तीनों इनसे लड़ रहे होते हैं। हालांकि तलवारबाज अपने दोनों तलवार से इनसे लड़ रहा था, लेकिन कैप्टन भी बहुत ही बहादुर होता है। जम के सामना करता उस तलवारबाज पे भारी पड़ते जा रहा था। यहाँ पे लूफी अपना बड़ा सा मुक्का बनाता है, लंबा कर लचकदार मुक्के से मारता है, मुक्के को भी पकड़ लेता है और तलवारबाज तीसरा तलवार भी निकाल लेता है। एक तलवार को अपने मुंह में रखता है और दूसरा तलवार से मारता है। कैप्टन दूर जा करके गिरता है। उसके बाद लूफी भी एक बड़ा सा मुक्का बना करके फिर से उसे मुंह पे दे मारता है, जिससे कि वो भी दूर जा करके गिरता है। आखिरकार ये सब मिल करके उसे हरा देता है। ये लोग काफी खुश था। तलवारबाज उसका बॉक्स उठा करके ये लोग का मदद करता है। जब ये लोग शिप से निकलने वाला होता है तभी यहाँ पे मरीन कैप्टन का बेटा यहाँ पे बंदूक लेके आ जाता है। तभी यहाँ पे कैदी लड़का आ जाता है जो कि उसे के मुंह पे एक मुक्का मार करके सीधे उसे नीचे गिरा देता। उससे देख करके काफी खुश हो जाता है। मरीन आर्मी भी इसके पीछे पड़े हुआ है, इसी वजह से उनको भी साथ लेके जाना पड़ता। लेकिन वो कैदी लड़का कहता है कि मैं यही रुकना चाहता हूँ, मैं अपना सपना पूरा करना चाहता हूँ, मैं लोगों को मदद करना चाहता हूँ, इसी वजह से तुम जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। इसी वजह से लूफी उसके बातों से बहुत ही इम्प्रेस हुआ और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मरीन बेस के हेड को देखते हैं जो कि सबसे बड़ा पायलट को पकड़ा था और उसे सजा दिया था। मरीन हेड को पता चलता है कि उसका नक्शा कोई चुरा करके ले गया है। ये जान करके काफी हैरान हो जाता है और वो भी मरीन बेस पे आने लगता है। उसके बाद हम जोकर को देखते हैं कि इसको भी ग्रीन लाइन का नक्शा चाहिए। इसी वजह से अपने लोगों को लूफी के पीछे भेजता है वो नक्शा लाने के लिए। उसके बाद नामी उस नक्शे को खोलती है। ये सब खजाने के बारे में बात कर ही रहे होते हैं तभी ये लोग को महसूस होता है कोई इसके शिप में घुस गया है। वो जोकर के आदमी ने इस लोग पे हमला कर दिया था। जोकर के जो साथी थे हवा में
बेहोश करने वाली गैस फैला देता है। ये लोग बेहोश होने से पहले लूफी उस नक्शे को अपने मुंह में रख लेता है। जब ये तीनों को होश आता है तो ये देखता अपने आप को बंधा हुआ, इसको कैद कर लिया गया था। के बाद लूफी सबको बताता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, ग्रेन लाइन का नक्शा मेरे पास है। इन तीनों को एक बड़ा से डब्बे में कैद करके रखा हुआ था। जब इनका डब्बा खुलता है तो ये तीनों बाहर निकलता है, देखता है कि जोकर शो दिखा रहा होता है। यहाँ पे जितना भी ऑडियंस ताली बजा रहे थे सभी को जोकर कैदी बना करके जबरदस्ती तालियां बजाने कहता था। तभी यहाँ पे जोकर आता है। लूफी उसे देख करके पहचान लेता है कि ये एक कैप्टन है। लूफी जोकर को बताता है, देखना तुम, मैं बहुत जल्दी पायलट का किंग बनने वाला। ये सुन करके जोकर हंसने लगता है। जोकर कहता है, जब मैं वो नक्शे को चुरा लूंगा तो मैं बनूंगा किंग, तुम देख लेना। जोकर उनसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है। उसके बाद लूफी वहाँ पे आती है, बोलती है, कौन सा नक्शा? उससे भी बढ़कर मेरे पास है। लूफी का टोपी उतार करके वो हवा में फेंक देती है। जैसे ही सभी का ध्यान ऊपर जाता है, मौका देख करके नामी यहाँ से भाग जाती है। लूफी टोपी को पकड़ने के लिए अपना हाथ को बड़ा लंबा कर लेता है, फौरन टोपी को पकड़ के अपने पास से ले आता है। इनको ऐसा करते ही सब हैरान हो जाता है, यहाँ तक कि वो जोकर भी हैरान हो जाता है कि ये आखिर कैसे कर लिया। नामी भाग के बाहर आती है तो वो देखती है कि इनका सारा शहर तबाह हो गया, उस जोकर ने कर दिया था। इस शहर को ऐसा देख करके वो सोच ही रही थी, जोकर का लोग आ करके इसे पकड़ के ले जाता है। अभी जोकर के लोग तलवारबाज लूफी या नामी को पकड़ के ले जाता है। जोकर लूफी से बार बार ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है। लूफी कहता है मेरे पास नहीं है, जिससे कि जोकर को काफी गुस्सा आ जाता है। जोकर लूफी का हाथ पांव को बनवा देता है और घिंचवाता है। लूफी का पांव हाथ बहुत ही लचकदार बन जाता है। इसमें लूफी को मजा आ रहा था, लूफी हंस रहा था। जोकर को लगा था कि ऐसे में उसको दर्द होगा। बाद जोकर लूफी से नक्शा लेने के लिए एक बच्चे को लेके आता है। बोलता है, अगर तुम नक्शे नहीं दिए तो हम ये बच्चे को मार देंगे। ये देख करके लूफी को गुस्सा आ गया। वो जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाता है। यहाँ पे लूफी अपना बड़ा सा मुक्का बना करके, इसको हम मौत का मुक्का कहेंगे, जोकर के मुंह पे जोर से मारता है, जिससे उसका सर टूट करके दूर जा करके गिरता है। और हैरानी कर देने वाली बात, जोकर का सर अलग होने के बाद भी उसका सर जिंदा था, मरा नहीं था। उसका कटा हुआ सर हंस रहा था, बोल रहा था, और दोबारा से उसका सर आकर के उसके जिस्म से लग जाता है। ये देख करके लूफी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर जोकर बताता है, तुम्हारी तरह मैं भी वो खास फल खाया था। जोकर बताता है, मैं अपने जिस्म के हिस्से को काट भी सकता हूँ और अपने आप को जोड़ भी सकता हूँ। जोकर अपने हाथ को अलग कर देता है। उसका कटा हुआ हाथ सीधे लूफी के पास जाता है और फिर से वो बेहोश करने वाली गैस छोड़ देता है। लूफी फौरन बेहोश हो जाता। इधर नामी तलवारबाज कैद होता है। नामी के पास एक की होता है जिससे ये जेल का ताले को खोलने लगती है। और तभी यहाँ पे एक जोकर का साथी आता है। तलवारबाज को कहता है, तुम मेरे भाई को बहुत ही भगा भगा के मारा था। तलवारबाज का हाथ बंधा हुआ, तलवारबाज एक पहिए में बंधा हुआ था। जोकर का आदमी वो पहिए को घुमा देता है। इसका निशाना सही नहीं था, इसका एक भी निशाना तलवारबाज को नहीं लगता। उधर नामी ताला को खोल करके वो आजाद हो जाती है। बाहर आके जोकर के आदमी को एक टांग मारती है। तलवारबाज उसके अपने बाजुओं में पकड़ लेता है। के बाद नामी तलवारबाज को आजाद कर देती है। आजाद होते ही तलवारबाज उस जोकर के आदमी को मार देता है। दोनों वहां से निकल जाता है। इधर मरीन बेस के हेड भी वहां पे आ चुका था। मरीन कैप्टन मरीन बेस के हेड से झूठ बोलता है ताकि वो कैदी लड़के को फंसा सके। कहता है, मेरा बेटा का गलती था जो कि लूफी वहां से नक्शे को चुरा करके भाग गया, लेकिन मेरे बेटे को एक मरीन ऑफिसर ने बचा लिया। ये कह करके उसे कैदी लड़के से मिलाता है। मरीन के हेड कैदी लड़के को अकेले में मिलने के लिए कहता है। जब कैदी लड़का मरीन हेड से मिलने के लिए गया तो मरीन हेड पूछा कि तुम उस लोग के साथ कितने दिनों से काम कर रहे हो? मैं सारी सच्चाई जानता हूँ। मेरे लोग ने तुम्हें एक बार लूफी के साथ भी देखा था। जो भी तुम जानते हो तुम सब कुछ बता दो। ये देख करके कैदी लड़का काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो डर गया। वो सब कुछ मरीन हेड को बता देता है। कहता है, लूफी ने मेरा मदद किया था, उसने मुझे आजाद किया था, तो मैं और लूफी वहाँ से भाग गए। लूफी यहाँ से चला गया और मैं यहीं पे रुक गया। उसके बाद हेड समझ जाते हैं कि ये कैदी लड़का सच बोल रहा है। इसे अपनों में शामिल कर लेता है ताकि लूफी को ढूंढने में मदद कर सकता है ये। और इधर लूफी को जब होश आता है तो अपने आप को एक टैंक में बंधा हुआ पाता है। इस टैंक में धीरे धीरे करके समंदर का पानी भर रहा था। समंदर के पानी के वजह से लूफी अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। तब यहाँ पे जोकर आता है और ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है, लेकिन लूफी नक्शा उसे नहीं देता। जोकर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता।
पानी का स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लूफी के टैंक पे बहुत ही स्पीड पानी गिरने लगता है। लूफी का बचपन का सीन दिखाया जाता है। लूफी काफी ज्यादा उदास था। लूफी के यहाँ पे एक पायलट आता है जो कि ये बुरा होता है। लूफी को उठा करके सीधे मारने लगता है उसे। लूफी को परेशान करने लगता है। तभी यहाँ पे हीरो पायलट आ जाता है। वो हीरो पायलट सभी बुरे पायलट को एक एक करके मार देता है। तब तक वो पायलट लूफी को वहाँ से लेके भाग जाता है। एक बोट में बैठ करके समुंदर में जाने लगता है। जब ये समुंदर में जा रहे होते हैं तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ करके इन पे हमला कर देता है, जिससे कि इसका बोट पलट गया। ये दोनों जाके समंदर में गिर जाता है। वो बुरे पायलट का डूबने की वजह से मौत हो जाता है। इससे पहले लूफी डूबता, वो हीरो पायलट आ करके इसे बचा लेता है। तभी बड़ा सा मॉन्स्टर था जो कि इन पे आ जाता हमला करने के लिए। मॉन्स्टर बड़ा सा मुंह खोल करके लूफी को खाने वाला होता है। तभी वहाँ पे हीरो कैप्टन आ जाता है। उस मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डाल करके देखने लगता है। इससे मॉन्स्टर शर्मा जाता है और डर के भाग जाता है। लूफी देखता है उस मॉन्स्टर ने हीरो कैप्टन का बाजू मॉन्स्टर ने खा चुका है। इससे लूफी को बहुत ही बुरा लगता है। के बाद पायलट हीरो यहाँ से जाने वाला था। जाते जाते लूफी को अपना टोपी देता है, जो कि आज भी लूफी के पास उस टोपी निशानी तौर पे है, जो कि इस टाइम में जोकर उस टोपी को खराब कर रहा था। लूफी को किसी भी हाल में उस टोपी को बचाना है। वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि पानी भरने से उस टैंक में वो डूबते जा रहा था। तभी यहाँ पे नामी और वो तलवारबाज आ जाते हैं। नामी एक रॉड से उस टैंक पे दे मारती है, जिससे उस टैंक पे दरारें पड़ जाता है। दोनों को जोकर देख करके काफी ज्यादा घबरा जाता है। अपने आसपास अपने साथियों को देखने लगता है, लेकिन तलवारबाज नामी उनके सारे साथियों को पहले ही टपका दिया था। पानी भरने की वजह से टैंक टूट जाता है और लूफी पानी के साथ बाहर आ जाता है। जब तक उसे होश आ जाता है और उसके मुंह से ग्रेड लाइन का नक्शा भी निकल जाता है। जोकर ये देख लेता है। लूफी के सामने दो चीज पड़ा हुआ था, एक टोपी और ग्रेड लाइन का नक्शा। लूफी टोपी को उठाता है, नक्शा को जोकर उठा लेता है। ये देख करके काफी जोकर खुश हो जाता है। तलवारबाज उसके पास जाता है और अपनी तलवार से उस पे हमला करता है। तलवार से जोकर का टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसका गला तक काट देता है। लेकिन फिर से जोकर का सारा टुकड़ा अपने आप जुड़ जाता है। जोकर अपना ताकत दिखाता है, अपने जिस्म का टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपने जिस्म के बहुत सारे टुकड़े करके इन दोनों पे हमला करवा देता है। हालांकि नामी और तलवारबाज इनके जिस्म के टुकड़े से लड़ रहे होते हैं, लेकिन इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। ये देख करके लूफी को भी काफी गुस्सा आता है। वो उठता है और अपना मौत का मुक्का इस्तेमाल करता है जोकर को मारने के लिए। अपना मुक्का जोकर के पेट के आर पार कर देता है, लेकिन इससे भी जोकर को कुछ नहीं होता। के बाद जोकर अपना हाथ को काटता है, लूफी का गर्दन पकड़ लेता है। जोकर का काटा हुआ हाथ लूफी का गला दबाने लगता है। लूफी साइड में देखता है, बॉक्सेस बहुत पड़ा हुआ है। लूफी नामी को दिखाता है, सारा प्लान समझाता है। तलवारबाज लूफी जोकर के सारे टुकड़े एक एक करके नामी की तरफ फेंकते जा रहा था और नामी बॉक्स को बंद कर देती है। इसी वजह से जोकर के पास बहुत ही कम हिस्से बचे थे और अब जोकर काफी ज्यादा छोटा हो गया था। उसके बाद लूफी एक बड़ा सा मुक्का बनाता है, दोनों हाथ से जोकर पे हमला करता है और उसे वहां से उड़ा देता है। उसके बाद लूफी वो नक्शा नामी को दे देता है। लूफी को इन दोनों पे भी भरोसा हो गया था। अब ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। जहाँ पे जितने सारे आदमी थे जो गाइस बन करके तालियां बजा रहे थे, उन सभी को आजाद कर देते हैं। इधर हम मरीन बेस को देखते हैं, जो कि कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि ये मरीन कैप्टन जान चुके थे क्योंकि ये अच्छा कैप्टन नहीं है। अब ये फैसला करते हैं, अब मैं खुद एक मरीन आर्मी बनाऊंगा, लूफी को पकड़ने के लिए खुद ही निकलूंगा। उसके बाद ये लोग लूफी को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इधर लूफी सभी को आजाद करके तलवारबाज के साथ निकल जाता है। तभी नामी एक साइड में जाती है और किसी को फोन लगाती है, बताती है कि नक्शा मेरे पास है, मैं वहाँ आ रही हूँ। यहाँ पे हमें पता चलता है कि नामी किसी से मिली हुई है, ये अपने दोस्तों के साथ चीट कर रही है। यहाँ से कहानी सीधे पास्ट में 7 साल पहले जाता है। यहाँ पर एक बच्चा लूफी का दोस्त था, हमेशा अपने टाउन में आकर के सभी को कहता था कि लुटेरे आ गए, लुटेरे छुप जाओ। इसी वजह से सभी डर जाते थे और सब अपने अपने घरों में जा करके छुप जाता था। कई अरसों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन बाद में सभी को एहसास हो गया कि ये लड़का झूठ बोल रहा है। इसी वजह से अब कोई भी नहीं डरता, कोई भी नहीं भागता, इसके बातों को इग्नोर किया जाता है। और अब आ जाता है प्रेजेंट टाइम में। लूफी का दोस्त बड़े तो हो गए हैं, लेकिन आज भी ये अफवाह उड़ाते हैं
कि लुटेरे आ गए, लेकिन अब इसका बात कोई भी नहीं सुनता। और इधर लूफी और उसका साथी आगे जाता है तो उसका शिप खराब हो जाता है। उसकी शिप के अंदर पानी आने लगा था। इसी वजह से ये नया शिप खरीदने के लिए अपने दोस्त के आइलैंड पे आ जाता है। लूफी का जो पुराना शिप था उसे पानी में डूबने के लिए ही छोड़ देता है ताकि उस बोट को देख करके कोई इन तक ना पहुंच पाए। इधर हम जोकर को देखते हैं, उस बॉक्सेस में इसका जितना भी बॉडी पार्ट था सब ये ले चुका है। जोकर वहाँ पे खड़ा ही था, तभी वहाँ पे एक अजीब सा आदमी आता है। वो कहता है कि चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे हेड ने बुलाया है। जोकर उसके साथ नहीं जाना चाहता, वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे कि वो आदमी जोकर के मुंह पे एक पंच मारता है। जोकर फौरन बेहोश हो जाता है। वो अजीब आदमी जोकर को अपने कंधे पे उठा के ले आया। उसके बाद लूफी उस आइलैंड पे पहुंच जाता है। लूफी का नज़र एक शिप पे जाता है। ये शिप दरअसल इसको पसंद आ जाता है। वही शिप पे एक आदमी को देखता है जो कि ये इसका दोस्त था बचपन का, जो बचपन में अफवाह उड़ाया करता था। लूफी उससे मिलता है और वो बताता है कि मैं ही इस शिप का देखभाल करता हूँ। वो कहता है कि अगर तुम्हें ये शिप चाहिए तो चलो, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाने के लिए ले जाता हूँ। ये शिप उसी का है। बाद लूफी का दोस्त उससे मिलवाने के लिए ले जाता है। लूफी के साथी को उस आदमी से मिलाता है। ये कहकर मिलवाता है कि ये तीनों मेरा दोस्त है। शिप के मालिक दरअसल बहुत ही अमीर होते हैं। शिप के मालिक कहते हैं कि तुम और तुम्हारा दोस्त आज यहीं पे रुक जाओ। लूफी और नामी एक कमरे में जाती है तो वहाँ पे बहुत सारा कपड़ा रखा हुआ होता है। इसे समझ नहीं आता कि कौन सा कपड़ा पहने। तभी यहाँ पे तलवारबाज भी आ जाता है। तलवारबाज कहते हैं क्या तुम्हें शिप का मालिक कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? वो बताता है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। लूफी और नामी कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है। इधर क्लाडोन उस अमीर लड़की को मीठी मीठी बातों में फंसा रहा था। वो लड़की उसके गले लग जाती है, कहती हूँ सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ। लेकिन क्लाडोर जो था वो उसका दोस्त नहीं, ये एक दुश्मन है उसका। वो अमीर लड़की को मारने के लिए ये लोग पहले ही प्लान बना चुका है अपने नौकरों के साथ। उस अमीर लड़की को मरने के बाद सारा दौलत इसका हो जाएगा और ये आइलैंड पे राज कर सकेगा। इसी वजह से वो लोग इस लड़की को थोड़ा थोड़ा जहर दे रहा था। ये लोग उस अमीर लड़की को मारने के लिए बहुत सारा सूप बना रखा था। रात को बर्थडे पार्टी होता है जहाँ पे लूफी और उसका फ्रेंड काफी एंजॉय करता है। यहाँ पे नामी एक आदमी से बात करता है जो कि ये आदमी उस अमीर लड़की का सारा दौलत संभालता है। तभी वहाँ पे वो अमीर लड़की कराडोल के साथ आती है। तभी तलवारबाज यहाँ पे कराडोल से बात करता है, बोलता है कि तुम जाने पहचाने लग रहे हो, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? कराडोल मना कर देता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, हम पहले ही बार मिले हैं। यहाँ का जो डीलर था वो अमीर लड़की से बोलता है हमें कुछ बताना है। कराडोल मना कर देता है, बोलता है कि बात बाद में होगा, पहले सब खाना खा लेते हैं। जब सब खाना खा रहे होते हैं तो लूफी उस शिप के बारे में बात करता है। हम वो शिप लेना चाहते हैं, हम ग्रैंड लाइन के लिए जा रहे हैं, हमें उस शिप का जरूरत है। वो अमीर लड़की कहती है कि आज रात में 18 साल की हो जाऊंगी तो सारी चीज मेरे कंट्रोल में आ जाएगा, फिर मैं तुम्हें वो शिप दे दूंगी। और तभी अचानक सा अमीर लड़की का तबीयत खराब होने लगती है। कराडोल कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए, इसे आराम की ज़रूरत है। अमीर लड़की मना कर देती है कि उसे मत कहो जाने के लिए, आज रात वो लोग यहीं रुकेगा। कराडोल उस अमीर लड़की को उठा के उसके कमरे में छोड़ने के लिए जाता है। इधर मरीन बेस के हेड वो कैदी लड़का एक जगह बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पे मरीन कैप्टन का बेटा आता है। वो बताता है कि आइलैंड के पास लूफी का शिप का टूटा हुआ मलबा मिला है। मरीन के हेड कहते हैं कि इसका मतलब लूफी उस आइलैंड पे गए हैं। उसके बाद ऑर्डर देते हैं कि तुम दोनों वहां जाओ और लूफी को पकड़ करके लेके आओ। जब डीलर अकेला था तो वहां पे कराडोल आता है। ये डीलर को मारना चाहता है क्योंकि इसका सच्चाई डीलर जानता है। वो अमीर लड़की का जितना संपत्ति है सब ये अपने नाम करना चाहता है। डीलर सारी सच्चाई आज रात वो अमीर लड़की को बता देगा। कराडोल के पास भी शक्ति होता है तेज चलने की। उसके हाथ में दोनों साइड ब्लेड लगे हुए थे। सारा ब्लेड उस डीलर के अंदर घुसा करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इधर हम जोकर को देखते हैं। वो अजीब सा आदमी जोकर को अपने हेड के पास उठा करके ले आया है। जोकर को कहता है कि मैं यहाँ का सबसे खतरनाक पायलट हूँ, यहाँ पर तुम कुछ भी लूटोगे आधा हिस्सा मुझे भी चाहिए। जोकर कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। लूफी नाम का लड़का है, वो हर जगह यहाँ पे घूम रहा है, उसके पास ही ग्रैंड लाइन का नक्शा है। अजीब सा मछुआरा कहता है कि कहाँ है लूफी अभी? जोकर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मदद करूंगा उसे ढूंढने में, पर अभी मुझे पता नहीं है वो कहाँ है।
के बाद लूफी और उसका तलवारबाज दोस्त अपने कमरे से बाहर आता है। ये दोनों मिल करके किचन में जाता है। दरअसल इसको और खाना है। वहाँ पे लूफी का दोस्त पहले ही मौजूद था। ये लोग आपस में बात करने लगते हैं। नामी भी अपने कमरे से बाहर आकर के वहाँ पे सामान चोरी करने लगती है। नामी सीधा अमीर लड़की के कमरे में जाती है। वो अमीर लड़की देख करके इसे समझ जाती है कि ये सामान चोरी करने के लिए आई है, लेकिन फिर भी नामी को वो कुछ भी नहीं कहती। इधर लूफी का दोस्त बताता है बातों ही बात में, मेरा डैड एक बहुत ही बड़ा पायलट थे। लूफी बताता है कि हाँ, मैं उससे मिला हूँ, एक दिन मैं जरूर तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। यहाँ पे तलवारबाज पूछते हैं क्या पीने के लिए शराब है, तो लूफी का दोस्त बताता है हाँ, बेसमेंट में। सब मिल करके बेसमेंट में जाते हैं और जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो इसे डीलर का लाश मिलता है। इसे किसने मारा ये सोच करके काफी परेशान हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे क्राई डॉल्स आ जाता है। क्राई डॉल अपने हाथों का ब्लेड दिखा देता है, जिससे कि तलवारबाज इसे पहचान जाता है कि ये कौन है। क्राई डॉल एक ब्लैक आर्मी का कैप्टन था। ये लोग बुरे पायलट्स होते हैं। इसके ऊपर भी ढेर सारे पैसे का इनाम रखा गया है। उसके बाद तलवारबाज उसके पे हमला करता है। क्राई डॉल स्पीड से वहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे क्राई डॉल का दो साथी आ जाता है। एक साथी तलवारबाज के सर पे मार करके उसे बेहोश कर देता है। यहाँ से लूफी का दोस्त फौरन भाग जाता है। इधर नामी उस अमीर लड़की से बात करके उसका बहुत ही अच्छा दोस्त बन जाती है। जो सामान नामी ने चुराई थी वो सामान फिर से वापस रख देती है। उसके बाद लूफी का दोस्त भाग करके आता है अपने मोहल्ले में, सभी को जगाता है, बोलता है कि लुटेरे आ गए, जागो। इस बार वाकई में ये सच बोल रहा था, लेकिन इनके बातों पे कोई यकीन नहीं करता। उसके बाद यहाँ पे लूफी का दोस्त को कैदी लड़का मिलता है। उसे सारा बात बता देता है। ब्लैक आर्मी का जो कैप्टन है वो यहाँ पे आ चुका है, सभी को मार रहा है। उसी के बारे में बताने के लिए हम यहाँ पे आया हुआ हूँ। मरीन कैप्टन के बेटा बोलता है ये झूठ है, ब्लैक आर्मी के कैप्टन को हमारे डैड कब का मार चुका है। हम जो यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं वही करेंगे, लूफी को ढूंढने के लिए। ये बात सुन करके लूफी का दोस्त बोलता है क्या तुम लूफी को ढूंढने के लिए आए हो। के बाद ये उनको लूफी के पास ले जाने लगता है। जब नामी किचन में आती है तो वो देखती है कि लूफी बेहोश है। इसे समझ नहीं आता कि लूफी बेहोश कैसे हुआ। वहाँ पे क्राई डॉल आ रहा था। नामी जल्दी से जा करके एक जगह छुप जाती है और जब ये लोग आपस में बात करता है तो नामी को समझ में आ जाता है कि आखिर ये लोग क्या करने वाला है। नामी समझ जाती है कि ये लोग वो अमीर लड़की का जान लेने वाला है। घर के बाहर लूफी का दोस्त मरीन आर्मी को ले आया था। क्राई डॉल जैसे ही गेट खोलता है, लूफी का दोस्त बताता है ये ब्लैक आर्मी का कैप्टन है, लेकिन क्राई डॉल उल्टा उन पे ही इल्जाम लगाने लगता है। वो कहता है कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसीलिए अक्सर ये ऐसी बातें करता रहता है। ये बचपन से ही ऐसा कहानी बनाते आ रहा है। लेकिन ये सुन करके लूफी का दोस्त का बात पे कोई भी यकीन नहीं करता, सिवाय कैदी लड़का के। कैदी लड़का को लग रहा था कि क्राई डॉल झूठ बोल रहा है, लूफी का दोस्त सच बोल रहा है। मरीन कैप्टन का बेटा क्राई डॉल से लूफी के बारे में पूछता है क्या वो इधर ही है। लूफी को इसके हवाले कर देता है, जो कि लूफी आधे बेहोश था। नामी वहाँ से निकल के बाहर आ जाती है। नामी वहाँ से भाग जाती है। लूफी का दोस्त भी वहाँ से भाग जाता है। नामी अमीर लड़की के पास आती है। यहाँ पे लूफी का दोस्त पहले से ही मौजूद था। नामी लूफी का दोस्त मिल करके अमीर लड़की को क्राई डॉल की सच्चाई बताती है। वो बताती है कि वो तुम्हें मारना चाहता है। अब कुछ हथियाने के लिए वो मारने का प्लान बना रहा है। पूरे 12 बज गया था। अब पूरे संपत्ति का कंट्रोल वो अमीर लड़की के हाथ में था। इसी वजह से क्राई डॉल अपने साथी के साथ वो अमीर लड़की को मारने के लिए जाता है। सारे गेट को बंद कर देता है क्राई डॉल, ताकि अमीर लड़की या और भी कोई यहाँ से भाग ना पाए। क्राई डॉल अपने साथी के साथ अमीर लड़की के कमरे में जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर है नहीं। अमीर लड़की पहले ही लूफी का साथी के साथ वो खुफिया रास्ता से भाग गई। ये लोग खुफिया रास्ते से जा रहे थे। अमीर लड़की को खांसी होने लगती है। उसकी आवाज क्राई डॉल ने सुन लिया था। ये पता चल गया था कि ये लोग कहाँ पर है। अपना नुकीला ब्लेड वाला हाथ उस दीवार में घुसाने लगता है। उस साइड वो लोग छुपा हुआ था, लेकिन वो लोग बार बार बच जाता है। इधर लूफी को जब पकड़ के ले जा रहा होता है तो लूफी को होश आने लगता है। अभी वहाँ पे कैदी लड़का आता है, बोलता है क्राई डॉल बहुत ही खतरनाक है, हमारे दोस्तों का जान खतरा में, हमें जाना होगा। तभी मरीन कैप्टन का बेटा लूफी पे बंदूकें तान देता है। इतना ही देर में यहाँ पे तलवारबाज भी आ जाता है और उनके सभी साथी को एक एक करके मार देता है। लूफी तलवारबाज अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाता है और इधर अमीर लड़की लूफी का दोस्त
अन्नामी एक बंद कमरे में आ जाता है। तभी यहाँ पे कराडोल भी आ जाता है, उसे ढूंढने लगता है। इधर लूफी और तलवारबाज भी इस घर के अंदर आ ही जाता है। तलवारबाज के सामने कराडोल का तो नौकर आ जाता है। तलवारबाज उनसे लड़ने लगता है और इधर नामी और अमीर लड़की को कराडोल पकड़ लेता है। लूफी का दोस्त कराडोल पे निशाना लगाता है, लेकिन इस बार भी वो बच जाता है। उसके बाद कराडोल अपना ब्लेड वाला हाथ ऊपर किया वो अमीर लड़की को मारने के लिए, और तभी वहाँ पे लूफी आ जाता है। अपना हाथ को लंबा करके फौरन उनके ब्लेड वाले हाथ को पकड़ लेता है और ऐसे वो अमीर लड़की को बचा लेता है। लूफी कराडोल से लड़ने लगता है। कराडोल काफी ताकतवर था, लूफी ज्यादा देर नहीं टिक पाता। लूफी एक बड़ा सा मुक्का बना करके कराडोल के मुंह पे मारता है। कराडोल दूर जा करके गिरता है। इन दोनों के बीच बहुत ही घमासान लड़ाई होता है। बाद लूफी अपनी गर्दन को बहुत ही लचकदार लंबा करता है, अपनी गर्दन से मारता है सीधे। तलवारबाज भी कराडोल के दोनों साथी को मार के बंदी बना लेता है। इन सब दोस्त मिल करके उन सभी को हरा दिया और अपना और सभी का जान बचा लिया। नामी कहती है कि हमें यहाँ से जल्द ही निकलना चाहिए, कि मरीन आर्मी जानते हैं कि हम कहाँ पे हैं, वो यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं। ये लोग के पास यहाँ से निकलने के लिए जहाज नहीं था। अमीर लड़की उनको बड़ा सा शिप देती है। चारों दोस्त यहाँ से निकल जाता है अपने सफर के लिए। कराडोल को देखते हैं जो कि वो मरा नहीं था, वो भी इस टाउन को छोड़ करके यहाँ से निकल जाता है। वो कैदी लड़का इधर फिर से वापस आ जाता है। मरीन हेड से माफी मांगता है। बहुत ही कोशिश किया पर लूफी को पकड़ करके नहीं ला पाया। हेड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम अपना काम भी किए हो और उसको उस आइलैंड से बाहर भी ले आए हो। उस लोगों को आइलैंड से बाहर लेके आया, यही बहुत ही काफी है। वो ऐसा इसी वजह से बोल रहा था क्योंकि ये अपनी दूरबीन से लूफी का शिप को ये देख रहा था। हेड कहते हैं कि तुम जल्दी से उनके शिप पे हमला कर दो। लूफी के सारे दोस्त नए शिप पे एंजॉय कर रहे थे और तभी इसके शिप पे बॉम्ब का बारिश होने लगता है। ये देख करके जब सारे दोस्त ऊपर आते हैं, जब लूफी दूरबीन से देखता है कि आखिर ये कौन कर रहा है, तो इससे पता चलता है कि मरीन बेस के हेड ये सब करवा रहा है। ये देख करके लूफी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है ये तो मेरे दादाजी हैं। ये सुन करके वो तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। Our crew. ये कहानी है लूफी नाम के एक लड़के की, जो कि एक बहुत बड़े खजाने को ढूंढने समंदर में निकल चुका है, जिस खजाने का नाम वन पीस है। फिर जब लूफी अपने साथियों के साथ वहाँ से निकला तो उसे पता चला कि मरीन बेस के हेड जो कब से लूफी को पकड़ने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, वो उसके दादाजी हैं, जो अब इस पार्ट की शुरुआत में लूफी के शिप पर हमला कर देते हैं। जिसके साथ ये कहानी लूफी के पास्ट माजी में चली जाती है, जहाँ हमें पता चला कि जब लूफी छोटा था तो उसके दादाजी तब से ही चाहते थे कि लूफी भी एक मरीन ऑफिसर बने, लेकिन लूफी को तो हमेशा से ही एक पायरेट समुद्री लुटेरा बनना था। इसीलिए वो अपने दादाजी से कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं एक पायरेट बनूंगा, और बहुत बड़ा पायरेट। जो सुनकर उसके दादाजी गुस्से में आ गए। उन्होंने लूफी को उठाकर साइड में फेंक कर मारा और फिर उसकी बनाई हुई कश्ती को भी तोड़कर इधर उधर फेंक दिया। फिर वो उसे भी उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। और अब प्रेजेंट टाइम में लूफी के दादाजी, जिनका नाम गार्ब था, वो उसके शिप पर बॉम्ब्स की बरसात कर देते हैं। फिर वो इन सबको सरेंडर करने को कहते हैं, यानी खुद को उनके हवाले करने का। पर लूफी इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, जो सुनकर उसके दादाजी को गुस्सा आ गया। इसीलिए वो एक तोप का गोला उठाकर उनके शिप की तरफ फेंकते हैं, जो देखकर लूफी अपने जिस्म को गुब्बारे की तरह बड़ा सा फुलाता है और उस तोप के गोले को अपने साथ टकराकर वापस उनकी शिप की तरफ ही भेज देता है। जैसे तोप का गोला वापस आकर उनकी शिप से टकराया, शिप का ऊपर वाला हिस्सा टूट जाता है। वो लोग लड़खड़ा गए, जिस बात का फायदा उठाकर लूफी अपनी शिप को लेकर यहाँ से निकल गया। ये जब आगे बढ़ रहे थे तो लूफी को खाने की खुशबू आती है। वो गौर करता है और अपने साथियों को एक तरफ इशारा करके बताता है कि खुशबू यहाँ से आ रही है, जो दरअसल एक होटल था। तो अभी अपनी शिप उस तरफ ही ले चलते हैं। ये होटल काफी बड़ा और शानदार था। ये साथी अंदर जाकर वहाँ खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ हम एक बहुत अच्छे शेफ को देखते हैं, जो बहुत मजे मजे के खाने बनाता था। इस वक्त भी वो एक खास किस्म की डिश तैयार कर रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ इस होटल का मालिक वहाँ पर आकर शेफ को बहुत डांटता है और ये भी कहता है कि तुम्हारी ये डिश बिल्कुल बेकार है। वो उस पर फिर बहुत चिल्ला कर शेफ की जगह उसे वेटर बनाकर बाहर भेजता है। शेफ जब बाहर आया तो देखता है कि वहाँ पर दो आदमी लड़ रहे हैं। उसे गुस्सा आ गया, ये होटल का माहौल खराब कर रहे हैं। तो यहाँ वो अपनी टांगों की ताकत दिखाता है। वो जोर जोर से उन्हें टांगे मारकर अच्छे सबक सिखाता है और चुपचाप वहाँ पर बिठा देता है। फिर वो लूफी और उसके साथियों के पास आकर उनका ऑर्डर लेता है और वहाँ से चला जाता है, यानी कि उन्होंने क्या खाना है। उधर लूफी के दादाजी यानी गार्ब ने अपनी शिप ठीक कर ली थी। अब तभी गार्ब के पास एक कैदी लड़का आता है, जो अब मरीन ऑफिसर है, साथ ही वो लूफी का दोस्त भी है। वो गार्ब से कहता है कि हमें दूसरी मरीन ग्रुप से मदद ले लेनी चाहिए, पर गार्ब उनसे मदद लेने से साफ इनकार कर देते हैं। और अब वो एक आदमी को कॉल करते हैं जो पायरेट्स का तलवारबाज था। वो इस दुनिया का
सबसे बेहतरीन तलवारबाज था, जो इस वक्त भी कुछ दूसरे पायलट से लड़ रहा होता है और तलवार से मार मार कर आसानी से उन्हें उठा उठा कर फेंक रहा था। अपनी तलवार की महारत से सबको मारने के बाद वो उन पायलट्स की शिप को भी अपनी तलवार से तोड़ देता है, जिससे उनकी शिप पानी में डूब जाती है। तभी पायलट्स का हेड अपनी मशीन गन से तलवारबाज पर गोला फेंकता है, लेकिन वो अपनी तलवार से ही उस गोले के 2 टुकड़े कर देता है। फिर वो आगे बढ़ा और पायलट्स के हेड को भी मार देता है। गार्ड यहाँ पर तलवारबाज को लूफी के बारे में सब कुछ बताते हैं और ये भी कहते हैं कि कैसे भी करके उसे जिंदा पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। कैदी लड़का यानी मरीन ऑफिसर छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था। सफाई करते हुए मरीन ऑफिसर दूसरे ऑफिसर से पूछता है कि ये तलवारबाज कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये तलवारबाज दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो भी पायलट्स का ही तलवारबाज है और पायलट्स को गवर्नमेंट रोक नहीं पाई, इसलिए गवर्नमेंट ने इन सब पायलट्स के साथ हाथ मिला लिया। तो अब ये लोग मरीन फौजियों की मदद करते हैं। बदले में मरीन फौजी भी इन्हें कुछ नहीं कहते, इनके बीच में नहीं आती है, जो मर्जी करे। ये सुनकर मरीन ऑफिसर कैदी लड़का काफी हैरान रह जाता है, पूछता है पर मरीन ऑफिसर्स तो लोगों की मदद करने के लिए होते हैं ना, तो फिर वो पायलट्स को कुछ भी करने कैसे दे सकते हैं, उन्हें रोकते क्यों नहीं? जिस पर दूसरा ऑफिसर जवाब देता है कि यही दुनियादारी है, न तुम हमें कुछ कहो और न ही हम तुम्हें कुछ कहेंगे। ये सब जानने के बाद वो लड़का गार्ड के पास आया और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ लूफी को पकड़ने के लिए आपने उस तलवारबाज पायलट को भेजा है, तो बताएं आप हम लुटेरों की मदद कैसे ले सकते हैं? क्या उनके लिए कानून अलग से है और आम लोगों के लिए अलग से? जिस पर गार्ड उसे समझाते हैं कि भाई दुनिया ऐसी है, ये सीधी दिखती है पर है नहीं, टेढ़ी है, तो इसीलिए ये जरूरी नहीं कि जो कानून हम बनाएं हर जगह उस पर ही अमल किया जाए, तो इसीलिए हमें इसी के साथ जीना होगा, इसे ही अपना कर चलना पड़ेगा। तो तुम्हें भी इस बात को कबूल कर लेना चाहिए, तुम या मैं अकेले दुनिया को नहीं बदल सकते। उसे गार्ड की बात समझ आ जाती है और वो यहाँ से चला जाता है। उधर लूफी और उसके साथी पेट भर के खाना खाते हैं, लेकिन जब बिल भरने की बारी आती है तो लूफी कहता है कि वो क्या है, दरअसल अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मुझे वो खजाना वन पीस मिल जाएगा ना तो मैं आपके ये पैसे सूद समेत चुका दूंगा। ये सुनकर होटल की मालिक को गुस्सा आ गया और वो लूफी को पकड़कर किचन में लाता है और कहता है कि तुम बिल नहीं भर रहे ना, तो लो इस होटल के सारे गंदे बर्तन अब तुम्हें धोने पड़ेंगे। इतनी ही देर में यहाँ पर वो शेफ भी आ जाता है, जिसको दोबारा होटल का मालिक डांटने लगा। अब लूफी जब बर्तन धो रहा था तो उसे वहाँ पर उस शेफ की बनाई वो खास डिश भी नजर आ जाती है, जिसे वो थोड़ा सा चखता है। वो उसे बहुत मजे की लगी तो लूफी उसे भी सारा खा जाता है, जिसके बाद वो शेफ से ही बात करता है और कहता है वैसे मान गया तुम्हारी डिश कमाल की थी, मजा आ गया। जिस पर शेफ जवाब देता है कि मैं इस होटल का सबसे बड़ा शेफ हूँ, लेकिन होटल का मालिक मेरी एक नहीं सुन, मेरा एक सपना है, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा शेफ बनना चाहता हूँ और मैं उस जगह को ढूंढना चाहता हूँ जहाँ पर दुनिया के तमाम जानवर मिल सकते हैं और वहाँ पर पकाने के लिए मजे मजे के मसाले भी मिलते हैं। जो सुनकर लूफी उसकी हौसला अफजाई करता है और कहता है कि तुम्हें अपना ये सपना जरूर पूरा करना चाहिए। अब तभी एक लड़का भागता हुआ यहाँ पर आया, क्योंकि उसे जोरों की भूख लगी हुई थी, तो इसलिए वो शेफ जल्दी जल्दी उसके लिए खाना बनाता है और वो लड़का बड़े मजे लेकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। अब उसकी रहमदिली देखकर लूफी शेफ को कहता है कि तुम भी हमारी टीम में शामिल हो जाओ, हम खजाने वन पीस को ढूंढने जा रहे हैं। अब वन पीस का नाम सुनकर वो लड़का कहता है क्या तुम वन पीस ढूंढने जा रहे हो? मैं और मेरे साथी भी वहीं गए थे, लेकिन ग्रैंड लाइन बहुत खतरनाक जगह है, वहाँ पर हमने अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ अकेला मैं ही जिंदा बचकर वापस आया हूँ, मेरे सारे साथी भी मारे गए, तो तुम भी वहाँ जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अब यहाँ ये लोग बातें कर रहे थे, जबकि बाहर वो तलवारबाज पायलट भी आ चुका था। यह लूफी का दोस्त बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है कि हमने मरीन फौजियों को हरा दिया, मेरा एक दोस्त भी है लूफी, तब उसने ही किया। अब लूफी का नाम सुनकर वो तलवारबाज कहता है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मुझे ले चलो उससे मिलवाने। तब लूफी का दोस्त उसे पहले नामी और तलवारबाज के पास लाता है, यानी जोरो के पास, जो लूफी का साथी है। यहाँ तलवारबाज जोरो दूसरे तलवारबाज को देखते ही पहचान लेता है, और क्योंकि जोरो को दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनना था, अपने दोस्त के साथ किए गए वादे को निभाना था, इसलिए यहाँ पर जोरो दूसरे तलवारबाज को तलवार की लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। दूसरा तलवारबाज जोरो के चैलेंज को कबूल करता है और कहता है कि हम सुबह मिलते हैं। इतना कहकर वो यहाँ से चला गया। ये सुनकर नामी और लूफी का दोस्त काफी घबरा जाते हैं, इसलिए अब ये लोग जल्दी से लूफी के पास आते हैं। यहाँ पर नामी लूफी को सब कुछ बता देती है। यहाँ नामी खुद भी जोरो को ये लड़ाई लड़ने से मना करती है, क्योंकि इस लड़ाई में उसकी जान भी जा सकती थी। जिस पर जोरो कहता है कि नहीं, मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अपना सपना पूरा करना है, इस दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज बनकर। जिस सुनकर लूफी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करता, ये तुम्हारा सपना है तो तुम इसे पूरा करो, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के सपनों में नहीं आऊंगा कभी भी। पर इस बात से नामी को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो इनको अपना दोस्त मानने लगी थी, पर क्योंकि वो इसकी बात नहीं मान रहे थे तो वो इन्हें छोड़ने का प्लान बनाती है। वो अपना सारा सामान पैक करने लगी। उसने अपने साथ ग्रैंड लाइन का नक्शा भी रख लिया था जो उसे चाहिए था। सारा सामान पैक करने के बाद अगली सुबह उन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अगली सुबह लूफी, जोरो और उनका दोस्त तलवारबाज के पास जाते हैं, जहाँ तलवारबाज जोरो से लड़ने के लिए अपनी छोटी सी तलवार निकाल। जोरो अपनी 2 तलवारें लेकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो तलवारबाज अपनी छोटी सी तलवार से उसके वार को रोककर दूर फेंक देता है। यहाँ जोरो उससे हार रहा था, लेकिन फिर वो अपने सपने को याद करता है और उसकी हौसला अफजाई हो जाती है और वो दोबारा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी यहाँ तलवारबाज अपनी छोटी सी तलवार जोरो के अंदर घुसा देता है। ये देखकर उन तीनों के होश उड़ जाते हैं। नामी भी यहाँ
पर आ गई थी क्योंकि उसे अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी। पर यहाँ पर जोरो अभी भी हार नहीं मानता, जो देखकर तलवारबाज कहता है कि तुम वाकई बहादुर हो, तो मुकाबला तो बड़ा बनता है। जो कहकर वो अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है। जोरो भी अपनी तीसरी तलवार निकाल लेता है। उसे मुंह में रख के दो तलवारें हाथ में पकड़कर वो तलवारबाज पे हमला कर देता है। लेकिन तलवारबाज अपनी तलवार से उसकी दोनों तलवारों पे हल्का सा कट मारता है, जिससे उसकी तलवारें टूट जाती हैं, उनका चूरा बन जाता है। लेकिन अभी भी जोरो हिम्मत नहीं हारता, बल्कि उसे लड़ने के लिए, मरने के लिए बिल्कुल सामने आके खड़ा हो जाता है। अब इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तलवारबाज जोरो के सीने पर अपनी तलवार मारता है। जोरो को कट लग गया, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तलवारबाज जोरो से काफी मुतासिर हो गया था, इसलिए अब वो यहाँ अपना काम नहीं करता, यानी लूफी को नहीं पकड़ता, और जोरो से कहता है कि तुम सच में बहादुर हो, इसलिए अब तुम दोबारा से ठीक हो जाओ और ताकतवर बनकर मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो कहकर वो यहाँ से चला जाता है। और अब तभी यहाँ जोरो बेहोश हो जाता है। लूफी, नामी और उनका दोस्त उसे उठाकर अपने शिप पर ले आते हैं। ये जब उसका कट देखती है तो इन्हें समझ लग जाती है कि जोरो को बचाने के लिए हमें डॉक्टर की जरूरत है। तो मदद के लिए लूफी उसी शेफ और उसके मालिक के पास आता है। वो यहाँ सारी बात बता देता है और डॉक्टर का पूछता है, जिस पर होटल का मालिक कहता है कि यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, और अब वो खुद ही उसकी मदद के लिए चला जाता है। होटल का मालिक खुद ही जोरो की मरहम पट्टी करने लगता है। वो उसके जख्म पर टांगे लगाता है, फिर मछली की खाल को उसके ऊपर लगा देता है ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। पर साथ में वो उसके साथियों से भी कहता है कि इसकी हालत बहुत खराब है, तुम्हारा दोस्त जिंदगी और मौत के बीच खड़ा हुआ है, इसका बचना मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उसके दोस्तों को काफी टेंशन हुई और अब वो जोरो को वहाँ पर लेटा देते हैं। तलवारबाज पायरेट जब अपनी शिप पर आया तो गार्ड उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि लूफी कहाँ है, उसे पकड़ के नहीं लाए। जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं, इस बार मैंने उसे नहीं पकड़ा जाने दिया, क्योंकि मैं तुम्हारी मर्जी से नहीं अपनी मर्जी से जीता हूँ। और हाँ, मैं ये भी जान गया हूँ कि लूफी आपका पोता है। लूफी में कुछ तो अलग है और मुझे लगता है कि आपका पोता ही वन पीस को ढूंढ निकालेगा। जो कहकर वो वहाँ से चला गया। अब लूफी के ना आने पर गार्ड को बहुत गुस्सा आ गया। वो सामान की तोड़ फोड़ करने लगता है, पर उनकी ये सारी बातें छुपकर कैदी लड़की ने सुन ली थी। उधर शेफ सबके लिए खाना बनाता है, पर लूफी खाना नहीं खाता क्योंकि उसे जोरो के टेंशन से भूख ही नहीं लग रही थी और न ही वो कोई फैसला ले पा रहा था कि क्या करना चाहिए। जिस पर शेफ उसे समझाता है कि देखो, तुम इन सबके कैप्टन हो और कैप्टन को फैसला लेना चाहिए, फिर चाहे वो जैसा भी फैसला हो। और जिस होटल का मालिक है ना, एक वक्त में वो भी पायरेट्स का कैप्टन हुआ करता था और फैसले लेने उसे काफी अच्छे से आते थे। ये सुनकर लूफी हैरत में पड़ गया, पूछता है कि तुम उनसे कैसे मिले थे। जिस पर शेफ बताने लगता है कि काफी साल पहले जब मैं अपनी टीम के साथ शिप में था, खाना बना रहा था, तो तभी इस होटल के मालिक ने हमारे शिप पर हमला कर दिया। सब लोग डरकर भाग गए थे और मैं एक जगह पर आकर छुप गया। लेकिन फिर तभी वहाँ पर इस होटल का मालिक आ गया। उसने मेरी बनाई हुई डिश को चखा, जो उसे काफी मजे की लगी, लेकिन फिर वो उस डिश को अपने तरीके से बदलने लगा। पर तभी मैंने सामने आकर उस पर हमला कर दिया। उसने मुझे पकड़ लिया और जब उसे पता चला कि वो डिश मैंने बनाई है, तो वो काफी मुतासिर हो गया। वहाँ मैंने उसे अपना सपना भी बताया कि मैं एक दिन अपनी पसंदीदा जगह को ढूंढ कर रहूंगा और वहाँ पर खाना बनाकर दुनिया का नंबर 1 शेफ बन जाऊंगा। मैं ये बता ही रहा था कि तभी समंदर में तेज तूफान आ गया, जिससे हमारी शिप पलट गई। उसमें पानी भरने से पूरी ही शिप तबाह हो गई, जिसमें बुरी तरह हम भी डूब गए। लेकिन फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं इस होटल के मालिक के साथ समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक जगह पर फंसा हुआ था। दरअसल उसने मेरी और अपनी जान बचा ली थी। यहाँ उसके पास 2 बैग थे। छोटे वाला बैग उसने मुझे दे दिया, जिसके अंदर खाना था। मैंने देखा कि तो बड़ा चालाक है, बड़ा बैग खुद रख लिया और छोटा मुझे दे दिया। मैंने उससे पूछा भी कि तुमने मुझे छोटा बैग क्यों दिया और बड़ा खुद क्यों रखा। जिस पर उसने कहा क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो खाने के लिए मुझे ज्यादा सामान चाहिए। फिर उसने मुझे कहा कि दूसरी साइड पर जाओ और किसी शिप के आने का इंतजार करो, जब तक कोई शिप नहीं आ जाती तुम मेरे पास भी मत आना। ये सुनकर खाना लेकर मैं दूसरी साइड पर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर काफी दिन गुजर गए थे और कोई शिप यहाँ पर नहीं आई थी। मेरे पास जो खाना था वो भी खत्म हो रहा था। फिर 25 दिन के बाद मुझे एक शिप दिखाई दिया। मैं उसे देखते ही जोरों से चिल्लाने लगा, पर वो शिप मुझसे काफी दूर थी तो वो लोग मुझे नहीं देख पाते। और फिर ऐसे ही वो चला गया। फिर ऐसे ही 30 दिन गुजर गए और मेरा खाना तकरीबन खत्म हो ही गया था। इसलिए तब मैंने बस इतना ही खाना खाना शुरू कर दिया जितना मुझे जिंदा रख सकता था। फिर ऐसे ही 50 दिन गुजर गए। मेरा खाना बिल्कुल खत्म हो गया था और मेरा भूख से बुरा हाल था। मैं तड़प रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, इसलिए मैंने फैसला किया कि अब मैं होटल की मालिक का खाना चुराता हूँ। मैं चाकू लेकर उसके पास गया। मैंने देखा कि उसकी भी हालत मेरी तरह बहुत खराब है और उसका जो बैग था वो वैसा का वैसा वहीं पड़ा हुआ था। मैंने उसमें चाकू मार दिया, पर उसमें कोई खाना नहीं था बल्कि सोना, चांदी, मोती और जेवरात थे, जिसका मतलब कि उसने अपने लिए कोई भी खाना नहीं रखा, सारा का सारा मुझे दे दिया। और आज तक वो जिंदा इसलिए था क्योंकि उसने इन दिनों में अपना ही पैर काट काट कर खाया था। उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे लिए मैं तो अनजान था, फिर तुमने मेरे लिए ये सब क्यों
किया, जिस पर होटल के मालिक ने मुझे बताया कि जो जगह तुम ढूंढ रहे हो उस जगह को ढूंढना मेरा भी सपना था, लेकिन मेरी सारी जिंदगी उसको ढूंढते ही गुजर गई और वो जगह मुझे नहीं मिली। इसलिए मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो, जिसके बाद बड़े होकर तुम अपना और मेरा सपना पूरा करो, वहाँ पर खाना बनाकर। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर वो शेफ इनको कहानी सुना रहा था। वो कहता है कि हम वहाँ पर 85 दिनों तक फंसे रहे, जिसके बाद वहाँ एक शिप ने आकर हमारी जान बचाई और अब लूफी तुम्हें भी उसकी तरह कोई फैसला लेना चाहिए। अब ये इतनी बड़ी कहानी सुनने के बाद भी लूफी को कुछ समझ नहीं आता। नामी जोरो के पास बैठी होती है, वो किताबों से उसे कहानियां सुना रही थी और बातें कर रही थी ताकि उसे जल्दी होश आ जाए, लेकिन वो तो होश में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी यहाँ लूफी आ जाता है। नामी उस पर भड़क पड़ती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम चाहते तो जोरो को इस सब से रोक सकते थे, पर तुमने उसे नहीं रोका, लड़ने दिया। जिस पर लूफी कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके सपनों के आगे कभी भी नहीं आऊंगा। और इसकी तरह तुम्हारा भी कोई सपना होगा ना जिसे तुम पूरा करना चाहती हो। जो सुनकर नामी काफी जज्बाती हो जाती है और कहती है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं सोचता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हर वक्त अपने सपनों के बारे में ही सोचता रहे। जो कहकर वो यहाँ से चली जाती है। उधर गार्ड कैदी लड़की के पास आते हैं और उसे बता देते हैं कि लूफी मेरा पोता है और मैं उसका दादा हूँ। अब वो ये बात सुनकर इतना हैरान नहीं होता, क्योंकि ये बात तो उसे पहले से ही पता थी। अब यहाँ पर गार्ड बताते हैं कि मैं बचपन से चाहता था कि लूफी एक मरीन ऑफिसर बने, लेकिन उसने कभी भी मेरी बात नहीं मानी, हमेशा मुझसे यही जिद करता रहा कि मैं पायलट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि मैं भी लूफी के साथ रहा हूँ और वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग सोचता है। वो पायलट ही बनेगा, कभी भी वो अपने सपने को नहीं छोड़ेगा। उसे इसका इतना जुनून है कि अगर पायलट बनने के लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो मर जाएगा। इसलिए सर अब मैं आपसे कहता हूँ कि लूफी की जान छोड़ दीजिए। ये सारी बातें सुनकर गार्ड उस पर अमल नहीं करता, बल्कि उसने एक जिद सी लगा ली थी। वो अपने सारे मरीन ऑफिसर्स को इकट्ठा करता है और कहता है कि पायलट्स अपनी बात के पक्के हैं, वो मजबूत हैं, कभी भी अपनी बात से नहीं हटेंगे, इसीलिए अब से हम भी सख्त बनेंगे और हम भी अब से कभी भी हार नहीं मानेंगे। हम हर हाल में पायलट्स का मुकाबला करते जाएंगे। अब उस होटल में मछुआरों का हेड जिसका नाम आर्लोंग था, वो अपने दो साथियों के साथ आ जाता है, जो खतरनाक और बुरा था और वो इंसानों को भी खाया करता, क्योंकि वो इंसानों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अब तभी आर्लोंग के पास होटल का मालिक आता है, उसे कहता है कि भाई तुम कौन हो और मुंह उठाकर यहाँ पर कैसे आ गई, ये मेरा होटल है। जिस पर आर्लोंग कहता है कि मैं इस पूरे इलाके का मालिक हूँ, मैं यहाँ पर लूफी नाम के एक लड़के को ढूंढने आया हूँ और अगर वो यहाँ पर जल्दी ना आया तो मैं तुम्हारे होटल के सभी लोगों को मारकर खा जाऊंगा। अब ये सारी बातें छुपकर नामी सुन लेती है और फौरन भागकर अपने साथियों के पास आई और उन्हें सारी बात बता देती है। कहती है कि वो आर्लोंग बहुत खतरनाक है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। ये सुनकर शेफ वहाँ से जाने लगता है। कहता है कि अगर वो खतरनाक है तो हमारे होटल को नुकसान पहुँचाएगा, मैं इसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। तब लूफी उसे रोककर कहते है कि रुक जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वो उसके साथ होटल को बचाने के लिए चला जाता है। उधर आर्लोंग वहाँ पर बैठे हुए सभी इंसानों पर आज अपनी सारी भड़ास, सारा गुस्सा निकाल देता है, क्योंकि इंसान इन मछुआरों को बहुत बुरा समझते थे, अपने से नीचा। यही वजह थी कि आर्लोंग इंसानों से इतनी नफरत किया करता था। अब तभी यहाँ पर लूफी, शेफ और उसका दोस्त आ जाता है। लूफी आर्लोंग से पूछता है कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे। जो सुनकर आर्लोंग का साथी वहाँ पर जोकर का कटा हुआ सर रखता है, जिसका कटा हुआ कान लूफी की टोपी से निकलकर बाहर आता है और उसके साथ जुड़ जाता है। यानी कि ये जोकर कब से इन लोगों की बातें सुन रहा था और आर्लोंग को बता रहा था। अब आर्लोंग का साथी जोकर के सर को दोबारा से अपने बैग में डाल देता है। आर्लोंग लूफी से कहता है कि अब तुम मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा दे दो, पर वो मना कर देता है। होटल का मालिक पीछे से आकर आर्लोंग पर गोली चला देता है। गोली उसको छूकर नीचे गिर गई, पर आर्लोंग को हल्की सी खरोच भी नहीं आई। ये देखकर आर्लोंग के साथी को गुस्सा आ गया। वो होटल के मालिक की टांग पर पैर मारकर उसे नीचे फेंक देता है, फिर मुक्का मारकर उसे दूर फेंक के मारता है। ये देखकर शेफ को बहुत गुस्सा आया। वो आर्लोंग के साथी को मारने के लिए आगे बढ़ा, उसके चेहरे पर अपनी टांगों की ताकत दिखाता है और उस पर एक साथ बहुत सारी टांगे मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि वो भी बहुत ताकतवर था। वो हल्का सा हाथ ही मारकर शेफ को दूर फेंक के मारता है। ये देखकर लूफी भी अपनी खास मूव का इस्तेमाल करता है, यानी अपनी लचकदार ताकत से जो उसके पास थी, उसकी मदद से अपने हाथ को लंबा सा करके वो आर्लोंग के मुंह पर मुक्का मारता है। लेकिन आर्लोंग उसके वार को रोककर लूफी को ही अपने हाथों में बच्चों की तरह पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर होटल से बाहर फेंक के मारता है। वो खुद भी बाहर आ गया और अब उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। आर्लोंग लूफी को पटक पटक कर मार रहा था, लेकिन लूफी को भी कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि उसे तो मजा आ रहा था, वो एंजॉय कर रहा था। इसलिए वो आर्लोंग की तरफ देखकर हंसने लगता है। फिर लूफी उठकर अपना हाथ लंबा करता है और आर्लोंग पर कई बार मुक्कों से हमला करता है, लेकिन तभी आर्लोंग उस पर समंदर का पानी फेंक देता है, जिससे यहाँ पर लूफी की ताकतें कम होने लगती है। जिसके बाद वो लूफी को पकड़कर उसे खाने ही वाला था कि तभी यहाँ पर नामी आकर आर्लोंग को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल चुका है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अब यहाँ हमें पता चला कि नामी शुरू से ही दरअसल आर्लोंग के लिए ही काम कर रही थी और उसके बाजू पर जो निशान था वो भी आर्लोंग का ही था और उसका मकसद ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराना ही था। इसीलिए वो इतने वक्त से लूफी और उसके साथियों के साथ थी। अब उसकी सच्चाई जानकर लूफी को काफी गुस्सा आता है। अब आर्लोंग लूफी को खाना चाहता था,
था। पर नामी उसे कहते कि बच्चे को खाकर क्या करोगे, ऐसा करो इसे पानी में फेंक दो। तब आर्लोंग ने ऐसे किया और वो उसे पानी में फेंक देता है। लूफी पानी में डूबने लगा, लेकिन तभी यहाँ पर शेफ ने आकर उसकी जान बचा ली। वो उसे बाहर ले आया। तब ठीक होने के बाद लूफी जोरो के पास आता है। जोरो को भी होश आना शुरू हो गई थी, जो देखकर लूफी बहुत खुश हो जाता है। पर नामी ने जो उनके साथ किया उस पर लूफी को यकीन नहीं आ रहा था। होटल का मालिक शेफ को कहता है कि बस अब तुम यहाँ से जाओ और अपना और मेरा सपना पूरा करो, उस जगह को ढूंढ कर, जिस पर शेफ वहाँ से चला जाता है। अब जोरो के होश में आने के बाद लूफी फैसला करता है कि सबसे पहले हम नामी को ढूंढने जाएंगे। वो जब यहाँ से निकलने लगे तो शेफ भी यहाँ पर आ जाता है इनके टीम में शामिल होने के लिए, जिसे खुशी खुशी लूफी शामिल कर भी लेता है, क्योंकि होटल के सारे लोगों को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग लूफी से पूछते हैं कि हम नामी को ढूंढेंगे कैसे। तो वो उन्हें जोकर का कटा हुआ सिर दिखाता है जो उसके पास ही था, और अब वो कटा हुआ सर इनको आगे का रास्ता बताता है। लूफी नामी को इसलिए ढूंढना चाह रहा था क्योंकि वो जानता था कि नामी ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही, बल्कि ऐसा करने के पीछे उसकी कोई मजबूरी है। ये लोग अब एक आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे, जिस आइलैंड पर नामी आर्लोंग के लोगों के साथ बैठे गेम खेल रही थी। तब यहाँ पर आर्लोंग का एक आदमी आकर उसे कहता है कि तुम्हें आर्लोंग ने बुलाया है। तो वो उसे मिलने के लिए चली जाती है। उस वक्त वो अपने आर्लोंग पार्क में था, जिसके अंदर नामी चली जाती है, जो एक बिल्डिंग थी। यहाँ आकर वो पुरानी चीजों को देखने लगती है। अब यहाँ हमें नामी के बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी मोम और बहन के साथ रहा करती थी। इन दोनों बहनों की वो असली मोम नहीं थी, बल्कि वो एक मरीन थी। पायरेट्स को मारते हुए उनके सारे साथी मारे गए थे और वो बस अकेली ही बची थी। जहाँ तभी उन्हें नामी और उसकी बहन मिल गई। बच्चियां भी बिल्कुल अकेली थी, तो यहाँ बच्चियों को अपनी मोम मिल गई और वो उनकी मोम बनकर रहने लगी, क्योंकि उन्हें अब जीने की वजह मिल गई थी। अब नामी अपनी बहन और मोम के साथ अपने गाँव में बड़ी हंसी खुशी रह रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर आर्लोंग और उसके साथियों ने आकर हमला कर दिया। वो यहाँ के लोगों को मारने लगे। आर्लोंग ने पूरे गाँव को तबाह कर दिया था। हर एक घर में वो जा रहा था। नामी की मोम ने उन दोनों बहनों को छुपा दिया। दरवाजे की तरफ वो गन करके खड़ी हो गई। लेकिन तभी अंदर आर्लोंग आ गया और कहता है कि मैं हर घर से एक इंसान को छोड़ने के बदले 1 लाख सिक्के ले रहा हूँ, तो दे दो मुझे, अगर तुम बचना चाहती हो तो। जिस पर उनकी मोम 1 लाख सिक्के उसे दे देती है। पर आर्लोंग जब वहाँ से जाने लगा तो वो टेबल पर 3 प्लेट्स देख लेता है और उसे समझ लग गई थी कि यहाँ पर ये अकेली नहीं, बल्कि इसके साथ कोई और भी रहता है, यानी यहाँ 3 लोग रहते हैं। इसलिए वो उनकी मोम का गला पकड़ लेता है और पूछता है कि बताओ बाकी लोग जो यहाँ पर रहते हैं वो कहाँ हैं? अपनी मोम को मुसीबत में देखकर नामी और उसकी बहन जल्दी से वहाँ से निकलकर बाहर आ गई। उन्हें देखकर आर्लोंग मोम से कहता है कि अब इन दोनों के बदले मुझे 50-50 हजार सिक्के चाहिए। पर उनकी मोम काफी घबरा गई, क्योंकि उनके पास और सिक्के नहीं थे। इसलिए उसे कहती है कि तुम ऐसा करो, वो 1 लाख सिक्के मेरी दोनों बच्चियों के बदले रख लो, इन्हें छोड़ लो और मुझे पकड़ कर ले जाओ। तो अब आर्लोंग दोनों बच्चियों को तो छोड़ देता है, लेकिन उनकी आंखों के सामने उनकी मोम को मार डालता है। जिसके बाद नामी आर्लोंग के पास गई और उसकी टीम में शामिल हो गई। जहाँ प्रेजेंट टाइम में खड़ी होकर ये सारी बातें वो याद कर रही थी, तो उसके पास आर्लोंग आ जाता है। अब नामी आर्लोंग का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि उन दोनों के बीच एक सौदा हुआ था, जिस सौदे के मुताबिक वो ग्रैंड लाइन का नक्शा आर्लोंग को दे देती है। इससे वो खुश तो हुआ, लेकिन नामी को कहता है कि अब तुम अपने पुराने गाँव जाओ और वहाँ के लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूल करके लेकर आओ। उधर गार्ब अपनी टीम के साथ लूफी को ढूंढते हुए उस होटल में पहुँच जाते हैं। वो होटल के मालिक को देखकर पहचान लेते हैं कि पहले ये भी एक पायलट हुआ करता था। वो उसे लूफी के बारे में पूछते हैं, पर होटल का मालिक मना कर देता है कि मैं किसी लूफी को नहीं जानता। लेकिन गार्ब को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहा है, तो वो खाना खाने के लिए यहीं पर रुक जाते हैं। उधर लूफी और उसके साथी इस आइलैंड पर नामी के गांव में आ जाते हैं और यहाँ का बुरा हाल देखते हैं, जहाँ पर आर्लोंग ने अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे ही गांव को तबाह करके रख दिया था। लूफी और उसके साथी यहाँ पर गांव वालों को देखते हैं, जिनसे एक पुलिस ऑफिसर और नामी जबरदस्ती पैसे वसूल कर रहे थे। गाँव वाले नामी को दोबारा देखकर काफी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर उसकी बहन भी थी, जो नामी को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब लूफी और उसके साथी देख रहे थे। नामी ने भी इनको देख लिया था। गाँव वालों से पैसे लेने के बाद वो इनके पास आती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जो सुनकर लूफी कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं ये सब तुम जानबूझ के नहीं कर रही, बल्कि सब करने के पीछे तुम्हारी मजबूरी है। नामी कहती है कि जी नहीं, तुम्हें गलत लगा, मैं आर्लोंग के साथ काम करती हूँ, यही मेरा असली रूप है, और ग्रैंड लाइन का नक्शा पाने के लिए ही मैं तुम्हारे साथ थी, तुम सबको बेवकूफ बनाए, तो अब तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है। पर यहाँ लूफी जानता था कि नामी झूठ बोल रही है, इसीलिए वो उसके घर जाते हैं, जहाँ पर उसकी बहन गन लेकर सामने आ जाती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से। लूफी कहते हैं कि हम नामी के बारे में बात करना चाहते हैं। वो कहती है कि नहीं, मैं उसके बारे में कोई बात करना नहीं चाहती। अब यहाँ पर शेफ अपनी बातों का जादू चलाता है और उसे कहता है कि मैं शेफ हूँ, मैं तुम्हें अपने हाथ से मजे का खाना बनाकर खिलाऊंगा, जिसके बदले तुम हमें नामी के बारे में बता देना। ये सुनकर उसकी बहन मान गई और अपने साथ उन्हें अंदर ले आती है। खाना खाते हुए ये लोग नामी के बारे में बात करने लगते हैं। वो उसे बताते हैं कि नामी हमारे साथ थी, लेकिन फिर उसने हमें धोखा दे दिया। हमें पता चला कि वो तो आर्लोंग के साथ मिली हुई है और हमें बेवकूफ बना रही थी। तब यहाँ उसकी बहन बताती है कि हाँ, नामी मेरी बहन है, वो और मैं बचपन में अपनी मोम के साथ रहा करते थे, लेकिन आर्लोंग ने हमारे गाँव को
तबाह कर दिया, मेरी मॉम को भी मार दिया, जिसके बाद नामी उसके साथ जाकर मिल गई। यही वजह है कि मैं अपनी ही बहन नामी से नफरत करती हूँ। यहाँ लूफी सोच में पड़ जाता है कि कुछ तो है जो नामी हमसे छुपा रही है और वो उसकी मदद करना चाह रहा था। गार्ड होटल के मालिक से दोबारा लूफी के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि देखिए लूफी की जान छोड़ दे, मैंने उसके बारे में सुना है कि वो बहुत अलग है और वो एक बहुत बड़ा पायलट बन सकता है। जिस पर गार्ड कहते हैं कि बड़े पायलट्स का आखिर में बुरा अंजाम ही होता है, तो मैं नहीं चाहता मेरे पोते के साथ वैसा कुछ हो। कैदी लड़के और दूसरे मरीन ऑफिसर को पता चल जाता है कि लूफी अपने साथियों के साथ पास के आइलैंड पर गया है। वो ये सारी बातें आकर गार्ड को बताते हैं, इसीलिए अपने साथियों के साथ अब लूफी को पकड़ने के लिए वो भी उस आइलैंड के लिए निकलने लगते हैं। उधर आर्लोंग, जिसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल चुका था, तो उसकी खुशी में वो जश्न मना रहा होता है। गाँव वालों के पैसे लेकर नामी आर्लोंग के पास आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे अपने गाँव के बारे में बात करनी है। आर्लोंग कहते हैं कि भी जश्न मनाओ, बातें बाद में होती रहेंगी। लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरा मरीन ग्रुप आ जाता है जो भी असल में आर्लोंग के लिए ही काम कर रहे थे। ये आर्लोंग की तबाही अपने मरीन बेस पर नहीं बताते थे, जिसके बदले में आर्लोंग इन्हें पैसे दिया करता था। इस मरीन ग्रुप का कैप्टन आर्लोंग को बताता है कि हमने आपका एक और काम कर दिया, जिसके बदले में आर्लोंग उसे कुछ और पैसे देता है। जो देखकर नामी आर्लोंग से पूछती है कि तुम हमारे सौदे की बात कब करोगे? 10 करोड़ सिक्के तैयार है, अब अपना वादा पूरा करो। अब यहाँ पर आर्लोंग को काफी हैरानी हुई। वो नामी से कहता है कि तुम मुझसे जरूर कोई बात छुपा रही हो, बताओ क्या है बात? नामी कहती है कि जो भी है तुम्हें अपने सौदे से मतलब रखना चाहिए, जो हमारी डील हुई थी, मुझसे वो सिक्के ले लो और अपना वादा पूरा करो। असल में हुआ ये था कि आर्लोंग ने उसके गांव को तबाह करके वहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था। तो तब जाकर नामी उससे मिली और उसे कहा कि मुझे अपने टीम में शामिल कर लो, मैं पूरे समंदर का नक्शा समझ भी सकती हूँ और बना भी सकती हूँ। जो सुनकर आर्लोंग ने नामी को अपने फायदे के लिए टीम में शामिल कर लिया। इस पर नामी ने कहा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझसे एक डील करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें 10 करोड़ सिक्के दूंगी, जिसके बदले में तुम मेरे गाँव और यहाँ पर रहने वालों को आजाद कर दोगे और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओगे। अब उस वक्त बचपन में आर्लोंग को लगा था कि ये तो बच्ची है, अपनी पूरी जिंदगी लगा कर भी इतने सारे सिक्के इकट्ठे नहीं कर सकेगी, तो वो इस डील के लिए मान गया था। मगर अब क्योंकि नामी ने 10 करोड़ सिक्के हासिल कर लिए थे, तो वो आर्लोंग को अपना वादा निभाने का कह रही थी। जिस पर आर्लोंग कहता है कि ठीक है, कल सिक्के लेकर आ जाना। तो तब नामी वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर आर्लोंग एक चाल चलता है। वो अपने साथी को कहकर दूसरे मरीन ग्रुप के कैप्टन को वापस बुलवाता है, ताकि वो कैप्टन जाकर नामी से वो सारे पैसे हथिया ले और लाकर आर्लोंग को दे दे और आर्लोंग को ये गांव छोड़ना ना पड़े। अब नामी अपनी मॉम की कब्र के पास जाती है और वहाँ की जमीन खोदकर अपना पैसों से भरा हुआ बॉक्स निकालती है, जिसमें वो 10 करोड़ सिक्के थे। इतनी ही देर में यहाँ पर नामी की बहन आ गई, जो उसे ऐसा करता हुआ देखकर भड़क गई, क्योंकि उसे लग रहा था कि नामी उनकी मॉम की कब्र को खोद रही है। वो एक शॉवल बेलचा उठाकर नामी पर हमला कर देती है, लेकिन तभी वो बेलचा उस बॉक्स को लग जाता है। उसमें सुराख हो गया, जिसमें से सिक्के और पैसे बाहर निकलने लगते हैं। इतने सारे पैसे देखकर उसकी बहन काफी हैरान रह गई। तो अब यह नामी को उसे सारी बात बतानी पड़ती है। वो कहती है कि असल में मैं ये सब कुछ अपने गांव को बचाने के लिए कर रही हूँ, ताकि आर्लोंग हमारे गांव को छोड़कर चला जाए। ये सुनकर उसकी बहन काफी जज्बाती हो गई, उसे बुरा लगा, वो रोने लगती है, क्योंकि अब तक वो नामी को गलत समझकर उसे नफरत करती आ रही थी। पर असल में नामी तो इतनी अच्छी थी कि वो सबको बचाना चाह रही थी। उसकी बहन नामी से माफी मांगती है और इनका प्यार फिर से पहले जैसा हो जाता है। इतनी ही देर में यहाँ पर दूसरा मरीन ग्रुप आता है, जिसका कैप्टन इनसे कहता है कि हमें खबर मिली है यहाँ पर कुछ पायरेट्स पैसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसे तकरीबन 10 करोड़ सिक्के हैं। कैप्टन उन सिक्कों को देखकर कहता है कि यही है वो पैसे, तो हमें दे दो अब ये। जिसमें नामी कहती है कि नहीं, ये मेरे पैसे हैं, लुटेरों के नहीं हैं। कैप्टन कहता है कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि कोई भी अपनी पूरी जिंदगी में 10 करोड़ सिक्के जमा नहीं कर सकता। जो कहकर वो उसके सारे पैसे वहाँ से ले जाते हैं और नामी बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। उसे समझ लग गई थी कि इन्हें आर्लोंग ने ही भेजा है। वो उनके पीछे भागती है, लेकिन बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती। उधर आर्लोंग अपने साथियों को इंसानों के खिलाफ और भड़काता है और ये लोग फैसला करते हैं कि हम सारे इंसानों को मार देंगे और उस गाँव को भी पूरी तरह तबाह कर देंगे। उधर नामी को आर्लोंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो अपनी बाजू पर आर्लोंग का बना हुआ टैटू चाकू से खत्म करने की कोशिश करती है। वो अपनी बाजू पर बार बार चाकू देकर मारती है, लेकिन तभी वहाँ पर लूफी आ गया, जो उसका हाथ पकड़कर ऐसा करने से रोक लेता है। अब वो बेचारी बेबस थी, इसलिए लूफी और उसके साथियों से कहती है कि प्लीज हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। तो वो सारे लोग इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। लूफी यहाँ पर फैसला करता है कि कुछ भी हो जाए, अब मैं आर्लोंग को मार कर ही रहूंगा। पर तभी ये लोग देखते हैं कि आर्लोंग ने पूरे गाँव पर हमला कर दिया है। अगली सुबह जब ये वहाँ गए तो देखते हैं कि आर्लोंग और उसके साथियों ने पूरे ही गाँव को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और यह नामी की बहन ने गाँव वालों को सारी सच्चाई बता दी थी। जो पहले नामी को गलत समझ रहे थे, अब उसकी मदद करने यहाँ पर आ जाते हैं। अपने साथ वो हथियार भी लाए थे, क्योंकि वो आर्लोंग और उसके साथियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। पर नामी उन्हें रोक देती है, ये कहकर कि नहीं, आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दोस्तों के साथ ही लड़ाई लड़ूंगी। अब गार्ब और उसकी मरीन टीम इस आइलैंड की तरफ ही आ रहे थे। यहाँ पर दूसरे मरीन ग्रुप का कैप्टन आकर गार्ब को लूफी के बारे में भड़काने लगता है कि
उसने वहाँ पर तबाही मचा दी है, जिस पर ये लोग उसे मिलकर पकड़ने का फैसला करते हैं। उधर लूफी और उसके साथी आर्लोंग के एरिया में चले जाते हैं। यहाँ पर लूफी का दोस्त अपने धुएं वाले बॉम्ब से वहाँ हर तरफ धुआं फैला देता है, जिसके बाद अब यहाँ पर लूफी अपने साथियों के साथ आ जाता है। यहाँ आर्लोंग के साथी थे, वो खुद नहीं था। तब नामी लूफी को बताती है कि वो अपने आर्लोंग पार्क में होगा, तो अब ये दोनों उसके पास जाने लगते हैं, जबकि लूफी के बाकी साथी आर्लोंग के साथियों के साथ लड़ने लगते हैं। अपनी तलवारों से, अपनी महारतों से वो बड़ी बहादुरी से इनका मुकाबला कर रहे थे। उधर नामी और लूफी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर नामी दोबारा से ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लेती है, पर तभी यहाँ पर आर्लोंग भी अपने बड़े से हथियार के साथ आ जाता है, जिसके ऊपर बहुत सारे ब्लेड्स लगे हुए थे। वो उस हथियार से लूफी पर हमला कर देता है। ब्लेड उसे गर्दन पर दे मारता है, लेकिन क्योंकि लूफी लचकदार था तो उसे कुछ भी नहीं होता। आर्लोंग लूफी को कहता है कि बचपन से अब तक जैसे मैंने नामी का इस्तेमाल किया तुम कभी भी नहीं कर सकते। जो सुनकर लूफी को काफी गुस्सा आ गया। वो अपने हाथ से एक ब्लेड को पकड़ता है, जिससे उसमें दरारें पड़ जाती हैं और वो ब्लेड टूट जाता है। अब लूफी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके पूरे हथियार को ही तोड़ के रख देता है और कहता है, क्या कहा तुमने नामी को इस्तेमाल किया? ये कोई चीज नहीं है जिसे इस्तेमाल किया जाए, ये इंसान है। इसके भी बचपन से अब तक सपने थे जो तुमने इसे छीन लिए, और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर लूफी नामी को कहता है कि जल्दी करो, भाग जाओ यहाँ से। उसकी बात मानकर नामी यहाँ से भागने लगती है, पर जब आर्लोंग ने उसका रास्ता रोकना चाहा तो लूफी अपना हाथ लंबा करके आर्लोंग को रोक लेता है। नामी यहाँ से भाग जाती है। लूफी का दोस्त आर्लोंग के एक साथी के साथ लड़ता लड़ता जंगल में आ गया था। वो अपने एक छोटे से बॉम्ब से उस पर हमला करता है। बॉम्ब के साथ आर्लोंग का वो साथी दूर जाके गिरा, उसके जिस्म में आग लग गई और ऐसे वो जलकर मारा जाता है। शेफ और जोरो लगातार आर्लोंग के साथियों से लड़ रहे थे, उन्हें मार रहे थे, पर तभी जोकर का कटा हुआ सर इनसे कहता है कि मेरा सर और जिस्म यहीं पर है, तो मेरा सर निकाल दो। पूरा होने के बाद में वादा करता हूँ मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। लेकिन जब इन्होंने उसके सर को आजाद किया और वो अपने जिस्म से जुड़ा, तो वो उन्हें चढ़ाकर यहाँ से भाग जाता है। अब आर्लोंग का एक और साथी वहाँ पर आ जाता है इनसे लड़ने के लिए, तो अब ये दोनों मिलकर उससे लड़ने लगते हैं। जबकि अंदर लूफी और आर्लोंग की लड़ाई चल रही थी। क्योंकि आर्लोंग लूफी से काफी ताकतवर था, तो वो उसे उठा कर मारता है, लेकिन लूफी को ज्यादा कुछ नहीं होता और तो वो हिम्मत भी नहीं हारा था। वो अपना लंबा सा हाथ करके आर्लोंग के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है, जिससे उसके पूरे 32 के 32 दांत टूट जाते हैं। लेकिन हैरत, आर्लोंग अपनी ताकत से अपने दांत दोबारा से निकाल लेता है। फिर से वो लूफी से लड़ने लगा। बाहर आर्लोंग का अकेला ही साथी उन दोनों पर भारी पड़ रहा था, पर यहाँ पर अब शेफ को गुस्सा आ गया था। वो अपनी टांगों की ताकत यहाँ उस पर आजमाता है। पहले एक बार किक मारता है, फिर दूसरी बार। अब जैसे आर्लोंग का साथी दोबारा उठा तो उसे जोरदार टांग मारकर दूर फेंक के मारता है और उसका काम तमाम कर देता है। जोरो और शेफ काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आर्लोंग के तकरीबन सारे साथियों को मार दिया था। इतनी ही देर में यहाँ पर लूफी का साथी भी आ जाता है और नक्शा लेकर नामी भी आ जाती है। अंदर लूफी ने नोटिस कर लिया था कि मारने से तो आर्लोंग को कुछ नहीं हो रहा, तो उसे चोट पहुँचाने के लिए वो इसकी बिल्डिंग को ही तबाह करना शुरू कर देता है। अपने भारी भारी मुक्कों से वो यहाँ की दीवारें तोड़ता जा रहा था। ये देखकर आर्लोंग को बहुत गुस्सा आया और अब वो लूफी के पीछे पड़ जाता है उसे ऐसा करने से रोकने के लिए, पर लूफी अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो आर्लोंग के इस आर्लोंग पार्क को तबाह करता ही जा रहा था। अब लूफी एक साथ सैकड़ों मुक्कों की आर्लोंग पर बारिश कर देता है और उसे दीवार के साथ दे मारता है, पर आर्लोंग दोबारा से उठ खड़ा हुआ। अब यहाँ पर लूफी अपनी टांग लंबी करके ऊपर करता है। वो छत से मारकर इस बिल्डिंग को तोड़ देता है, जिससे पूरी बिल्डिंग टूटकर गिरने लगती है और लूफी उसके नीचे आर्लोंग को दबा देता है और अब ये पूरा पार्क तबाह बर्बाद हो जाता है। बाहर खड़े लूफी के दोस्त ये देखकर काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो भी मलबे के नीचे दबकर मर गया होगा। लेकिन तभी लूफी एकदम जमीन को चीरता हुआ बाहर आता है। उसे जिंदा देखकर ये दोस्त काफी खुश हो जाते हैं और अब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। रात को ये गांव वाले जश्न मना रहे थे, क्योंकि आखिरकार आर्लोंग से उनकी जान छूट गई थी और अब वो लोग आजाद थे। ये लोग वहाँ पर बहुत मजे करते हैं। शेफ सबके लिए खाना बनाता है, जबकि लूफी का दोस्त वहाँ सबको अपने किस्से सुनाता है। लेकिन तभी यहाँ गार्ब और उसके साथी आ जाते हैं। वो इनको गन पॉइंट पर सरेंडर करने को कहते हैं। यहाँ पर गार्ब अब लूफी को कहते हैं कि बेटा अब तो हार मान लो, आखिर मैं तुम्हें पकड़ने आ ही गया। बचपन से मैं तुम्हें एक मरीन ऑफिसर बनाना चाहता था, बिल्कुल अपने जैसा, लेकिन आखिर तुम पायलट बन ही गए, जो तुम्हारा सपना था। जो सुनकर लूफी मुस्कुरा कर कहता है कि दादाजी मैं पायलट बना नहीं हूँ, बल्कि मैं पैदा होते ही पायलट हूँ। अब ये सुनकर गार्ब को गुस्सा आ जाता है और अब वो लूफी से लड़ने लगते हैं। वो अपना मुक्का बनाकर लूफी को जोर से देकर मारते हैं और वो काफी दूर जाके गिरता है। लूफी कहते हैं दादाजी आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे नहीं लड़ सकता। जिस पर गार्ब कहते हैं कि नहीं, यहाँ ये बात मत सोचो और आओ पलट कर मुझ पर वार करो। तब ये सुनकर लूफी खड़ा हुआ। वो अपने हाथ लंबे करके रॉकेट की तरह बन जाता है, लेकिन वो एक ही मुक्के से उसे ढेर करके रख देते हैं। फिर गुस्से में ग्रैब लूफी को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ग्रैंड लाइन पर जाना बच्चों का काम नहीं है, वो जगह कितनी खतरनाक है तुम सोच भी नहीं सकते। लूफी कहते हैं दादाजी आप मेरे साथ चाहे जो मर्जी कर लें, लेकिन मैं अपना वहाँ पर जाने का सपना नहीं छोड़ूंगा और देखना वन पीस को ढूंढ कर एक दिन लुटेरों का किंग बन ही जाऊंगा। ये कहकर लूफी जोरों से हंसने लगता है। तो तब यहाँ उसके दादाजी को उसकी हंसी में बहुत बड़े पायलट की हंसी नजर आने लगती है। जो
सुनकर उसके दादाजी तंग आकर उसे छोड़ देते हैं और वापस अपनी टीम के पास आकर कहते हैं कि मुंह उठाकर यहाँ पर क्या खड़े हो, क्या तमाशा देख रहे हो, जाओ और आर्लों के साथियों को पकड़कर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। जो सुनकर उनकी टीम वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी मरीन ग्रुप का कैप्टन गार्ब से आकर कहता है कि लूफी और इनके साथियों का क्या करना है आपने, इनको भी तो पकड़े, यही तो उसे लुटेरे हैं। जो सुनकर नामी को गुस्सा आ गया, वो डंडे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। तभी यहाँ पर लूफी भी आ गया। गार्ब उसे कहते हैं, बेटा मैं जानता था कि तुम अपना फैसला नहीं बदलोगे, तुम बिल्कुल अपने दादाजी पे गए हो, मुझ पर अपने इरादे के बिल्कुल पक्के हो। मैं तो बस तुम्हारा टेस्ट ले रहा था कि तुम कितनी देर तक इस बात पर ठहरे रहोगे। ये सब कुछ सुनकर लूफी काफी चौंक जाता है। तब उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा अब से तुम आजाद और अकेले हो। लूफी कहता है, नहीं दादाजी मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं। मगर तभी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। अब लूफी के पास वो कैदी लड़का उसका दोस्त आता है और उसे लूफी का ही वांटेड पोस्टर देकर कहता है कि लो भाई तुम्हारा सपना पूरा हो गया, तुम भी वांटेड की लिस्ट में आ गए हो, जिसके पीछे दुनिया भर की आर्मी लगी हुई है तुम्हें पकड़ने के लिए, और तुम्हें पकड़ने के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे रखे गए हैं। ये सुनकर तो लूफी खुशी से पागल हो जाता है, क्योंकि आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो ही गया था, वो एक पायलट बन गया। कैदी लड़का वहाँ से चला गया। लूफी अपने दोस्तों के पास आकर इस सब के बारे में उन्हें भी बताता है। अब ये सुनकर उसके दोस्त खुश भी थे लेकिन परेशान भी हो जाते हैं, क्योंकि वांटेड होने की वजह से अब पूरी दुनिया की आर्मी इनके पीछे पड़ जाएगी। जिस पर लूफी कहते हैं कि नहीं परेशान मत हो, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे, हम जाएंगे ग्रैंड लाइन। जिसके बाद अब ये अपने अगले एडवेंचर पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। लूफी का पोस्टर जब बाकियों को मिलता है तो वो काफी खुश हो जाते हैं कि आज आखिरकार उसका सपना पूरा हो ही गया। जोकर को भी वो पोस्टर मिल गया था, जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाता है कि अब मैं लूफी को पकड़ूंगा और ये इनाम पाऊंगा। अब वो तलवारबाज जिसे हमने शुरुआत में देखा था, वो पायलट हीरो के पास जाता है, जिसे बचपन से लूफी पसंद करता था। यहाँ वो उसे बताता है कि कई साल पहले जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था लूफी, अब वो एक बहुत बड़ा पायलट बन चुका है। अब पायलट हीरो लूफी का साथी था, इसीलिए पोस्टर देखकर वो और उसके साथी भी बहुत खुश हो जाते हैं। उधर लूफी और उसके साथी अब बहुत खुश थे और अपने नए सफर पर निकल चुके थे, और अब ये सारे बारी बारी अपना सपना बताने लगते हैं। शेफ कहता है कि मैं अपनी पसंदीदा जगह को ढूंढूंगा, वहाँ खाना बनाकर दुनिया का नंबर 1 शेफ बन जाऊंगा। फिर लूफी अपना पाँव आगे करता है और बताता है कि मैं बनूंगा पायरेट्स का किंग। फिर जोरो अपना पाँव आगे रखता है और कहता है कि मैं बनूंगा दुनिया का सबसे बड़ा तलवारबाज। जब नामे की बारी आती है तो वो कहती है कि मैं समंदर का और पूरी दुनिया का नक्शा बनाऊंगी। फिर लूफी का दोस्त अपना पाँव आगे रखता है और बताता है कि मैं समंदर का बहुत बड़ा वॉरियर बनूंगा। जिसके बाद अभी अपना नया एडवेंचर करने ग्रैंड लाइन के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद हम एक अनजान आदमी को देखते हैं जिसका चेहरा हम देख नहीं पाते। उसके पास भी लूफी का पोस्टर पहुंच गया था, जिस पर सिगरेट रोक के वो जला देता है, जिसका मतलब कि लूफी और उसके दोस्तों के लिए खतरा अभी भी नहीं टला। उनके लिए अब नए विलेंस और दुश्मन बन गए हैं, जो फिर से उनके पीछे लग जाएंगे। अब एक तरफ ग्रैंड लाइन और उसके खतरे, दूसरी तरफ उनके दुश्मन और विलेन। इनकी लड़ाई बहुत सख्त होने वाली थी, और इसी के साथ ये पूरा सीजन इधर ही खत्म हो जाता है।